गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। इसका चैप्टर नंबर 8। आइए शुरू करते हैं। निवेशक और बाजार की अस्थिरता। अगर निवेशक का धन एक सीमा तक हाई ग्रेड बॉन्ड्स में तुलनात्मक रूप से कम परिपक्वता, मान लीजिए 7 वर्ष या कम, पर लगा हो तो बाजार में भाव परिवर्तन का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा और इसलिए उसे इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। ये बात उसकी यूएस सेविंग्स बॉन्ड होल्डिंग पर भी लागू होती है, जिसे वो कभी भी लागत भाव या अधिक पर भुना सकता है। उसके दीर्घावधिक बॉन्ड के जीवन में भाव अस्थिरता संभवतः तुलनात्मक रूप से व्यापक रह सकती है और उसके साधारण शेयर पोर्टफोलियो के मूल्य में कुछ वर्षों की अवधि में कभी भी उतार चढ़ाव होना लगभग तय होता है। निवेशकों को इन संभावनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उसे वित्तीय और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा। वह बाजार स्तर में बदलावों से लाभ लेना चाहेगा। निश्चित ही समय के साथ उसके स्टॉक होल्डिंग के मूल्य में बढ़ोतरी से और शायद बड़े भाव पर खरीद और बिक्री से भी उसके हिस्से की दिलचस्पी अपरिहार्य और वैध भी है, लेकिन इसी में असली खतरा भी है। इससे उसमें स्पेकुलेटिंग दृष्टिकोण और गतिविधियां उत्पन्न होंगी। हमारे लिए यह सलाह देना आसान है कि स्पेकुलेट ना करें, लेकिन इस पर चलना आपके लिए मुश्किल होगा। चलिए हम फिर से दोहराते हैं जो हमने शुरू में कहा था। अगर आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं तो ये खुली आंखों से करें, यह समझते हुए कि अंत में आपको धन हानि भी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि नुकसान का जोखिम कम से कम हो और ये आपके निवेश कार्यक्रम से सर्वथा अलग हो। हमें सबसे पहले साधारण शेयरों में भाव परिवर्तन के सबसे अहम विषय को समझना होगा और इसके बाद बॉन्ड्स पर बात करेंगे। अध्याय 3 में हमने बीते से 8 वर्षों से अधिक की शेयर बाजार गतिविधियों का ऐतिहासिक सर्वे दिया था। इस खंड में उस सामग्री का बार बार उल्लेख होगा जिसमें यह देखा जा सकेगा कि अतीत के रिकॉर्ड से निवेशक के लिए क्या आशा है, भले ही वो पोर्टफोलियो में तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित दीर्घावधिक बढ़ोतरी हो, जिसका कारण उत्तरोत्तर बढ़ाव और गिरावट हो, या लगभग मंदी बाजार में कम भाव में खरीद की संभावना और शीघ्र तेजी के बाजार में उच्च प्रवेशना हो। निवेश निर्णयों में बाजार की अस्थिरता से मार्गदर्शन। क्योंकि निवेश ग्रेड के साधारण शेयरों के भावों में भी बार बार और विस्तृत अस्थिरता होती है, इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन दोलान अस्थिरता से फायदा लेने की संभावनाओं में रुचि होनी चाहिए। वह ऐसा 2 तरीका से कर सकता है, टाइमिंग का तरीका और प्राइसिंग का तरीका। टाइमिंग से हमारा मतलब शेयर बाजार की गतिविधियों का लगाने की कोशिश है। प्राइसिंग से हमारा मतलब है शेयरों को तब खरीदने का प्रयास करें जब वे अपने फेयर प्राइस से नीचे के भाव पर हो और उन्हें तब बेचें जब वे ऐसे मूल्य से अधिक हो। कम महत्वाकांक्षी प्राइसिंग ढांचे में प्रयास बस यही रहता है कि सुनिश्चित कर सके कि जब भी आप खरीदें आप अपने शेयरों के लिए अधिक भुगतान ना करें। यह रक्षात्मक निवेशक के लिए पर्याप्त है जिसका जोर लॉन्ग पुल होल्डिंग पर रहता है, लेकिन यह बाजार स्तर पर जरूरी न्यूनतम ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी प्राइसिंग प्रकार से संतोषजनक परिणाम ले सकता है। हम इसे लेकर भी सुनिश्चित हैं अगर उसका जोर टाइमिंग पर होगा तो इस तरह के पूर्व अनुमान के मायने में वो अंत में स्पेकुलेटर हो जाएगा और उसे स्पेकुलेटर जैसे ही वित्तीय परिणाम हासिल होंगे। आम आदमी को यह भेद छोटा लग सकता है और साधारण वॉल स्ट्रीट भी इसे स्वीकार नहीं करता। कारोबार प्रथा यह संभवतः पक्के इरादे के लिहाज से भी साधारण शेयरों के स्टॉक ब्रोकर और निवेश सेवाएं देने वाली कंपनियां इस नियम से बंधी हुई हैं कि निवेशकों और स्पेकुलेटर्स को बाजार भविष्यवाणियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारा मानना है कि व्यक्ति वॉल स्ट्रीट से जितना दूर होता है, शेयर के बाजार पूर्व अनुमानों और टाइमिंग को लेकर झूठे दावों से उसका संदेह उतना ही बढ़ता जाता है। निवेशक उन पूर्व अनुमानों को शायद ही गंभीरता से लेता है जो लगभग रोजाना ही आते रहते हैं, जिनसे उसे जवाब मिलते हैं। फिर भी बहुत से मामलों में वह उन पर ध्यान देता है और बल्कि उनके अनुसार काम भी उठाता है। क्यों? क्योंकि वह इसी से आश्वस्त होता है कि उसके लिए शेयर बाजार के भविष्य को लेकर किसी तरह की राय बनाना जरूरी है और क्योंकि उसे लगता है कि ब्रोकरेज और निवेश सेवाएं देने वाली कंपनियों के पूर्व अनुमान कम से कम खुद उससे तो ज्यादा ही विश्वसनीय हैं। हम यहाँ स्थान की कमी के कारण बाजार पूर्व अनुमान के फायदे और नुकसान का विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। इस काम में बहुत अधिक दिमागी शक्ति लगती है और निसंदेह कुछ लोग शेयर बाजार के अच्छे विश्लेषक बनकर
काफी धन कमा सकते हैं, लेकिन ये सोच असंगत है कि आम जनता कभी भी इन बाजार पूर्वानुमानों से धन कमा सकती है। आखिर तब खरीदने वाला कौन होगा जब आम जनता संकेत मिलते ही मुनाफे पर बेचने के लिए उतारू हो। अगर आप पाठक बाजार पूर्व अनुमान के किसी सिस्टम या रहनुमाई के अनुपालन द्वारा कुछ ही वर्षों के से अमीर हो जाने की उम्मीद करते हो, तो आप वही उम्मीद लगाए हो जो अनगिनत लोग लगाए बैठे हैं, और इस तरह बाजार में अपने असंख्य प्रतिद्वंदियों से बेहतर करना चाहते हो। ऐसा कोई तार्किक आधार या अनुभव नहीं है जिससे माना जा सके कि कोई भी पारंपरिक या औसत निवेशक बाजार गतिविधियों या आम जनता जो खुद इसी का हिस्सा है से ज्यादा सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है। टाइमिंग के दर्शन का एक पहलू है जिस पर शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। टाइमिंग का स्पेकुलेटर के लिए अल्पावधि अत्यधिक मनोवैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि वो आप अपना मुनाफा जल्दी कमाना चाहता है। कोट्स 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बाजार रणनीतिकारों द्वारा दिए जाने वाले पूर्व अनुमानों का प्रभाव पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ गया था। हालांकि दुर्भाग्य से यह पूर्व अनुमान पहले से अधिक सटीक हो गए हों, ऐसा नहीं था। मार्च 10, 2000 को यानी उस दिन जब नैस्डैक कंपोजिटिव इंडेक्स 5048.62 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, उसी दिन प्रूडेंशियल सिक्योरिटीज के मुख्य तकनीकी विश्लेषक राल्फ एकेम्ब्योरक ने यूएस टुडे से कहा था उन्हें उम्मीद है कि नैस्डैक अगले 12 से 18 महीनों के भीतर 6000 के स्तर पर पहुंच जाएगा। 5 हफ्ते बाद ही नैस्डैक 3321.29 के स्तर तक सिकुड़ गया था। इसके बावजूद डोनाल्डसन, लुफ्किन और जेनेट के बाजार रणनीतिकार थॉमस गैलीवे ने ऐलान किया कि नैस्डैक अब केवल 200 या 300 अंक नीचे की तरफ जाएगा, इसके बाद वो 2000 अंक तक ऊपर की तरफ रुख करेगा। लेकिन हुआ ये कि नैस्डैक एक भी अंक ऊपर की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि 2000 अंक और नीचे गिर गया। नैस्डैक के लुढ़कने का क्रम तब तक ऐसा ही चलता रहा जब तक उसने अपने सबसे न्यूनतम स्तर 1114.11 को अक्टूबर 9, 2002 को छू नहीं लिया। मार्च 2001 में गोल्डमैन सक्सेस एंड कंपनी के मुख्य निवेश रणनीतिकार एबी जोसेफ कोहन ने भविष्यवाणी की कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का 500 स्टॉक इंडेक्स वर्ष की समाप्ति 1650 के स्तर पार करेगा। यही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2000 में 13000 के स्तर पर समाप्त होगा। हम मंदी की उम्मीद नहीं करते हैं, कोडेन ने कहा, और हमारा मानना है कि साल के अंत में कॉर्पोरेट मुनाफा प्रवृत्ति वृद्धि दर के समीप बढ़ेगी। जब उनका बयान आ रहा था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आ जाती थी। 2001 में S&P 500 1148 के स्तर पर समाप्त हुआ, वहीं डाउ 10,021 के स्तर पर बंद हुआ, यानी उनके पूर्व अनुमानों से क्रमशः 30% और 23% कम। अपने शेयर के बढ़ने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करने का विचार उसके प्रतिकूल है, लेकिन ऐसी प्रतीक्षा अवधि निवेशक के लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो फिर उसे इसमें क्या फायदा है कि वो अपने धन को तब तक निवेशित नहीं रखे जब तक उसे कोई संभाव विश्वसनीय संकेत न मिल जाए कि अब खरीदने का वक्त आ गया है। उसे लाभ तभी होगा जब प्रतीक्षा करने पर उसे बाद में पर्याप्त रूप से कम भाव पर खरीदने में सफलता मिल सके, जिससे वो अपने लाभांश आय के नुकसान को पूरा कर सके। इसका यह मतलब हुआ कि निवेशक के लिए टाइमिंग का वास्तव में कोई मूल्य नहीं जब तक भाव के साथ मेल ना खाता हो, अर्थात इससे वो अपने शेयरों को पर्याप्त रूप से पिछले विक्रय भाव से कम पर पुनः ना खरीद सके। इस मामले में खरीद और बिक्री टाइमिंग के डाउ के प्रसिद्ध सिद्धांत का असाधारण इतिहास रहा है। संक्षेप में, इस तकनीक में एक विशेष किस्म के ब्रेक थ्रू से शेयरों को औसत चढ़ाव पर खरीदने का संकेत मिल जाता है और उसी ब्रेक थ्रू के माध्यम से गिरावट में बेचने का संकेत मिल जाता है। निकाले गए परिणाम, जो जरूरी नहीं कि सही हो, जिन्हें इस पद्धति से प्राप्त किया गया है, दर्शाते हैं कि 1897 से 1960 के दशक की शुरुआत तक लगभग हमेशा ही मुनाफे का अनवरत सिलसिला रहा है। इस प्रेजेंटेशन के आधार पर डाउ सिद्धांत का व्यावहारिक मूल्य मजबूती से स्थापित हो गया होता। संदेह यदि कोई हो तो इस प्रकाशित रिकॉर्ड की निर्भरता पर एक तस्वीर के रूप में लागू होगा जो एक डाउ सिद्धांतवादी ने वास्तव में बाजार में किया होगा। इन आंकड़ों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि डाउ सिद्धांत द्वारा दिखाए गए परिणामों की गुणवत्ता में 1938 के बाद मौलिक रूप से बदलाव आया, यानी वॉल स्ट्रीट द्वारा इस सिद्धांत को गंभीरता से लेने के कुछ साल बाद इसकी सबसे शानदार उपलब्धि 1929 में बाजार टूटने से लगभग 1 माह पूर्व 306 पर बेचने का संकेत देने और इसके अनुसरणकर्ताओं को लंबी बाजार मंदी से तब तक बाहर रखने की थी जब तक 1933 में 84 पर चीजें ठीक नहीं होगी।
लेकिन 1938 के बाद से डाउ सिद्धांत के उपयोग से इसके अभ्यासकर्ता अच्छे भाव पर बाहर निकल गए और बाद में उन्हें उच्च भाव पर पुनः खरीद करनी पड़ी। तकरीबन 30 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति केवल DJI को खरीद और रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। हमारे दृष्टिकोण में जो मुख्यतः इसी मसले के व्यापक अध्ययन पर आधारित है, डाउ सिद्धांत के परिणामों में बदलाव संयोगवश नहीं था। उसने व्यापार और वित्त के क्षेत्र में पूर्व अनुमान और ट्रेडिंग फार्मूले का निहित चरित्र दर्शाया था। जिन फार्मूले को समर्थक मिलाते हैं और महत्व मिलता है, उनके मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस काल अवधि में उन्होंने अच्छा काम किया, या कई बार केवल इसलिए क्योंकि वे अतीत के आंकड़ा रिकॉर्ड पर विश्वसनीय रूप से स्वीकार हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी स्वीकारता बढ़ती है, इनकी विश्वसनीयता कम होने लगती है। ये दो कारणों से होता है। पहला, समय बीतने के साथ ही नए हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिन पर पुराने फार्मूले काम नहीं करते। दूसरा, शेयर बाजार के मामलों में ट्रेडिंग सिद्धांत की लोकप्रियता अपने आप में बाजार के व्यवहार को प्रभावित करने लगती है, जिससे दीर्घावधि में इसके लाभ कमाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। डाउ सिद्धांत जैसी चीज की लोकप्रियता अपनी पुष्टि खुद करती है, क्योंकि ये खरीदने या बेचने के संकेत देकर अनुसरणकर्ताओं की गतिविधियों द्वारा बाजार में बढ़त या गिरावट उत्पन्न करती है। निश्चित ही इस तरह की भगदड़ होने में ट्रेड करने वाली जनता के लिए फायदे से ज्यादा जोखिम बढ़ता है। कम पर खरीदे, अधिक पर बेचे दृष्टिकोण। हमें यकीन है साधारण निवेशक पूर्व अनुमान द्वारा भाव गतिविधियों को जानकर सफल नहीं हो सकता। क्या वो इसके होने के बाद फायदा उठा सकता है, अर्थात हर बड़ी गिरावट के बाद खरीदना और हर बड़े चढ़ाव के बाद बेचना। 1950 से पहले बाजार के उतार चढ़ाव के अनेक वर्ष की अवधि में इस विचार को काफी प्रोत्साहन मिला। चतुर निवेशक की आदर्श परिभाषा थी कि ऐसा व्यक्ति जो मंदी के बाजार में खरीदता है जब बाकी सब बेच रहे हों, और तेजी के बाजार में तब बेचता है जब बाकी सब खरीद रहे हों। अगर हम अपने चार्ट 1 की जांच करें तो इसमें 1900 से 1970 के बीच की स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिटिव इंडेक्स की अस्थिरता शामिल है, तथा टेबल 3-1 में सहायक आंकड़े हैं। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि यह दृष्टिकोण अभी हाल के वर्षों तक काफी कामयाब क्यों रहा है। 1897 से 1949 तक के बीच में 10 पूर्ण बाजार चक्र थे, जो मंदी के बाजार के न्यून से तेजी के बाजार में शीर्ष तक और फिर वापस मंदी के बाजार के न्यून पर आए। इनमें से 6 को होने में 4 वर्ष भी नहीं लगे। 4 तो 6 या 7 वर्ष तक चले, और एक प्रसिद्ध वर्ष 1921 से 1932 का नवयुगीन चक्र 11 वर्षों तक बना रहा। न्यून से शीर्ष तक का प्रगति प्रतिशत 44% से 500% की रेंज में रहा, जिसमें ज्यादातर 50% और 100% के बीच था। अनुवर्ती गिरावट का प्रतिफल 24% से 89% की रेंज में रहा, जिसमें ज्यादातर 40% और 50% में मिले। याद रखना होगा कि 50% की गिरावट पिछली 100% की प्रगति को पूर्णतः समाप्त कर देती है। तेजी के लगभग सभी बाजारों में काफी कुछ विशेषताएं एक समान थी, जैसे कि पहला, ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर। दूसरा, हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तीसरा, बॉन्ड यील्ड के मुकाबले कम लाभांशशील। चौथा, मार्जिन पर अल्पावधिक स्पेकुलेशन। और पांचवा, खराब गुणवत्ता वाले बहुत से नए साधारण शेयर इशू प्रस्ताव। इस प्रकार शेयर बाजार के इतिहास का अध्ययन करने वाले छात्र को लगेगा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बार बार होने वाले मंदी और तेजी के बाजार को पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जिससे वो मंदी में खरीद सके और तेजी पर बेच सके, और वह ये काम मुख्यतः कम समय अवधियों के भीतर ही कर ले। आम बाजार में खरीदने और बेचने के स्तरों की पहचान के लिए अनेक पद्धतियां विकसित की गई हैं, जो या तो वैल्यू फैक्टर या भाव की प्रतिशत गति या दोनों पर आधारित है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 1949 में तेजी के अपूर्व बाजार के आरंभ होने के पूर्व बाजार चक्रों में लगातार पर्याप्त विविधता थी, जो कम पर खरीदने और अधिक पर बेचने की वांछित प्रक्रिया को जटिल और कभी कभी निराश करने वाला भी बना देती थी। निसंदेह इन विचलनों में सबसे विशिष्ट 1920 के दशक के अंत तक शानदार तेज बाजार था, जिसने सभी गणनाओं को धत्ता बता दिया। यहाँ तक कि 1949 में तत्पश्चात ऐसा कोई सुनिश्चित साधन नहीं था जिस पर निवेशक अपने वित्तीय नीतियों और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से आधारित कर सकें, ताकि वह मंदी के बाजार में कम स्तर पर खरीदने और तेजी के बाजार में उच्च स्तर पर बेचने का काम कर सकें। इस सिलसिले में ज्ञात हुआ कि वास्तव में इससे उलट बात सत्य थी। बीते 20 वर्षों के बाजार व्यवहार ने
पिछले पैटर्न का अनुपालन नहीं किया और न ही उन्हें माना जो पहले जोखिम के सुव्यवस्थित संकेत थे, न ही कम पर खरीदने और अधिक पर बेचने के पुराने नियम को लागू करने में सफलता हासिल हो सकी। हम नहीं जानते कि पुराना काफी हद तक नियमित तेजी और मंदी के बाजार का पैटर्न कब वापस आएगा, लेकिन हमें निवेशक के लिए वह अवास्तविक लगता है कि वो अपनी वर्तमान पॉलिसी को पुराने फार्मूले के आधार पर आजमाए, अर्थात कोई भी साधारण शेयरों को खरीदने से पहले स्पष्ट रूप से मंदी के बाजार की प्रतीक्षा करे। फिर भी हमारी अनुशंसित नीति में यदि निवेशक चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों और बॉन्ड्स के अनुपात में बदलाव का प्रावधान रखा गया है, जो इस पर निर्भर हो कि शेयरों का भाव स्तर वैल्यू के मानकों पर कम आकर्षक है या अधिक। कोट्स, यदि इस बियर मार्केट यानी मंदड़ियों का बाजार स्टॉक की कीमत को वापस नीचे ना गिराए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम कीमत पर खरीदने की राह देख रहा होगा, उसे ऐसा महसूस होगा कि वह पूरी तरह से पीछे छूट गया है। ऐसे में अक्सर यह हर तरह की पूर्व सावधानी को त्याग कर बाजार में कूद जाएगा। इसलिए ग्राहम का भावनात्मक अनुशासन का संदेश इतना महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1990 में जनवरी 2000 तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। इस दौरान उसने कभी भी 20% से ज्यादा नहीं गंवाया, केवल 3 बार उसे 10% से अधिक का नुकसान हुआ। इस दौरान उसका कुल लाभ लाभांश के बिना 395.7% था। कैरेंडल पियर्स एंड कंपनी के अनुसार यह पिछली सदी का दूसरा सबसे लंबा निर्बाध बुल मार्केट यानी तेजड़ियों के बाजार था। इसके अलावा केवल 1949 से 1961 की तेजी का दौर ज्यादा लंबा चला था। बुल मार्केट जितना लंबा चलता है, निवेशकों में स्मृति लोप यानी भूलने की बीमारी उतना ही ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है। 5 साल के बाद तो बहुत से लोग यह मानना तक छोड़ देते हैं कि बियर मार्केट भी संभव है। जो ये बात भूल जाते हैं उन्हें यह याद दिलाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में स्मृति में किसी बात का वापस लौटना हमेशा अप्रिय है। फार्मूला प्लान। शेयर बाजार में बढ़त के आरंभिक वर्षों की शुरुआत 1949 से 50 के बीच हुई थी। उस दौरान शेयर बाजार के चक्रों से लाभ लेने की विभिन्न पद्धतियों के निर्माण में गहन दिलचस्पी को काफी महत्व दिया गया था। इन्हें फार्मूला इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्लान का सार डॉलर एवरेजिंग जैसे सरल मुद्दे के अलावा यह होता है कि निवेशक बाजार में बढ़त होने पर स्वतः ही कुछ बिक्री कर सके। इनमें से अनेक में बाजार स्तर में बहुत बड़ी बढ़त होने का परिणाम साधारण शेयर होल्डिंग के बिक्री के रूप में होता है। अन्य में सभी तरह की परिस्थितियों में अल्प अनुपात में इक्विटी को अपने पास रखा जाता है। इस पद्धति में ठोस तर्क और रूढ़िवाद का दोहरा आकर्षण था और इसने अतीत में कई वर्षों तक शेयर बाजार में सोच विचार कर लागू करने के शानदार परिणाम दर्शाए। दुर्भाग्य से थोड़े ही समय में इसका बोलबाला हो गया, जबकि इसकी कामयाबी बहुत कम थी। 1950 के दशक के मध्य में बहुत से फार्मूला निर्माताओं ने अपने आप को पूरी तरह या लगभग शेयर बाजार से बाहर पाया। सच है, उन्होंने शानदार मुनाफा कमाया, लेकिन विस्तृत मायनों में इसके बाद बाजार उनसे भागने लगा था और अपने फार्मूले द्वारा उन्हें अपने साधारण शेयरों को पुनः खरीदने का अवसर बहुत कम मिलता था। 1950 के दशक की शुरुआत में फार्मूला इन्वेस्टिंग प्रस्ताव को अपनाने वालों और कुछ 20 वर्ष पूर्व डाउ सिद्धांत के पूर्णतः यांत्रिकी संस्करण का इस्तेमाल करने वालों के अनुभव काफी कुछ एक जैसे थे। दोनों ही मामलों में प्रसिद्धि ठीक उसी वक्त मिली जब व्यवस्था ने भली भांति काम करना बंद कर दिया था। हमें अपने सेंट्रल वैल्यू मेथड में भी ऐसा ही असहज कर देने वाला अनुभव हुआ, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में खरीदने और बेचने के स्तर के संकेतों को पहचानता था। इसका सबक यही प्रतीत होता है कि शेयर बाजार में धनार्जन की कोई भी पद्धति ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत आसान व अपनाने योग्य लगे तो वह ज्यादा चलने वाली नहीं होती। कोट्स, इनमें से कई फार्मूला प्लानरों ने 1954 के अंत में अमेरिकी शेयर बाजार के 52.6% बढ़ने के बाद अपने सभी स्टॉक बेच दिए होंगे। रिकॉर्ड के अनुसार यह बढ़त अमेरिकी शेयर बाजार में उस समय का दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक रिटर्न था। संभव है कि आगे 5 वर्षों में जब स्टॉक दोगुने हो रहे थे तब यह मार्केट टाइगर किसी गतिविधि में संलिप्त न होकर दर्शक मात्र रहे होंगे। शेयर बाजार में पैसा कमाने के आसान तरीके 2 कारणों से फीके पड़ जाते हैं। एक, समय के साथ ट्रेंड्स की उल्टा चलने या फिर मध्य की ओर लौटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, और दूसरा, बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्टॉक चुनने की योजना को तेजी के साथ अपनाना। वे एक साथ बड़ी संख्या में पहुंचकर उन लोगों का भी मजा किरकिरा कर देते हैं जो पहले पहुंच गए थे। गौर करें कि
अपने असुविधाजनक अनुभव का संदर्भ देते हुए ग्राहम हमेशा की तरह अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। स्पिनोजा की टिप्पणी वॉल स्ट्रीट के साथी दर्शन पर भी लागू होती है। सभी शानदार चीजें उतनी ही कठिन होती है जितनी दुर्लभ होती हैं। निवेशक के पोर्टफोलियो के बाजार में उतार चढ़ाव। साधारण शेयर खरीदने वाले किसी भी निवेशक को बीते वर्षों के साथ ही इनके मूल्य में उतार चढ़ाव को देखने की उम्मीद रखनी चाहिए। 1964 में हमारे पिछले संस्करण लिखने के वक्त से ही DJIA के व्यवहार से संभवतः साफ हो जाता है कि उस रूढ़िवादी निवेशक के स्टॉक पोर्टफोलियो में क्या हुआ जिसने अपने शेयर होल्डिंग को बड़े प्रमुख और रूढ़िवादी वित्त पोषित कारपोरेशनों तक सीमित रखा। इसकी कुल मूल्य वृद्धि 890 के औसत स्तर से 995 के उच्च स्तर तक 1966 में और 1968 में पुनः 985 पर पहुंच गई थी। वह 1970 में 631 तक गिर गई और 1971 की शुरुआत में लगभग पूर्ण रिकवरी करते हुए 940 पर पहुंच गई। क्योंकि एकल इशू अपने शीर्ष और न्यून स्तर अलग अलग समय पर स्पर्श करते हैं, अतः डाउ जोन्स समूह की अस्थिरता समग्र रूप से भिन्न घटकों के मुकाबले कम गंभीर रहती है। हमने अलग प्रकार के विविधीकृत और रूढ़िवादी साधारण शेयर पोर्टफोलियो के में भाव अस्थिरता का पता लगाया है और हमने पाया है कुल परिणाम बहुत अलग होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर सेकंड लाइन कंपनियां के शेयर में बड़ी कंपनियों के मुकाबले अधिक उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि सुस्थापित लेकिन छोटी कंपनियों के समूह में दीर्घावधि में प्रदर्शन खराब रहता है। कुछ भी हो, निवेशक अपने कोई संभावना के लिए पहले तैयार कर सकता है कि इस बात को बहुत कम संभावना है कि अगले 5 वर्षों तक विभिन्न कालखंड में उनके शेयरों के न्यूनतम बिंदु से 50 या अधिक की बढ़ोतरी होगी तथा उनके उच्चतम भाव से 1/3 या अधिक की गिरावट आएगी। कोट्स स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स में जिन हजारों स्टॉक्स को शामिल नहीं किया गया है उन्हें ग्राहम द्वारा वर्णित सेकंड लाइन कंपनियां का समकक्ष कहा जा सकता है। S&P इंडेक्स में 500 शेयरों की नियमित रूप से संशोधित सूची उपलब्ध है। गौर करें कि ग्राहम यहाँ क्या कर रहे हैं। यह संभव है कि आपके अधिकांश शेयर आपके न्यूनतम मूल्य से कम 50% का लाभ अर्जित कर लें और अपने उच्चतम मूल्य से कम 13% खो दें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं या फिर बाजार में उतार या चढ़ाव आता है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते या आप ये सोचते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किसी जादुई तरीके से इससे बचा हुआ है, तो आप अभी तक खुद को निवेशक कहने के हकदार नहीं हैं। ग्राहम 33% की गिरावट को 1/3 के बराबर के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि 50% का लाभ $10 की कीमत के स्टॉक को $15 तक ले जाता है। वही $15 से एक 33% की हानि या $5 की गिरावट इसे वापस $10 तक ले जाती है, यानी जहां से ये शुरू हुई थी। गंभीर निवेशक इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि शेयर बाजार में दिन प्रतिदिन या माह दर माह के उतार चढ़ाव से धनवान या निर्धन बना सकते हैं, लेकिन दीर्घावधि या बड़े बदलाव का क्या? वहां व्यवहारिक सवाल सामने आते हैं और इन मानसिक समस्याओं से बढ़कर जटिल होने की संभावना है। बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि तुरंत ही संतोष और ध्यानपूर्वक मनन का कारण है, लेकिन साथ ही ये अविवेक से काम उठाने की ठोस उत्तेजना भी लाती है। आपके शेयरों का भाव बढ़ा है, अच्छा है, आप पहले से ज्यादा धनवान है, अच्छा है, लेकिन क्या यह भाव बढ़त बहुत अधिक है और क्या आप इन्हें बेचने के बारे में सोच रहे हो या क्या आप अपने को कोस रहे हो कि इनके कम स्तर पर रहते आपने और शेयर क्यों नहीं खरीदे? यह सबसे खराब विचार कि अब आपको तेजी के बाजार के वातावरण के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप उत्साह, अति आत्मविश्वास और महान जनता के लोभ, जिसका आखिरकार आप भी हिस्सा है, के कारण दूषित हो जाते हैं और आप बड़ा और जोखिमपूर्ण संकल्प कर बैठते हैं। इसलिए हम लिखित में कहते हैं, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन इसके लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भी काफी अच्छा व्यक्ति चाहिए होगी कि वह भीड़ के पीछे चलने से बच सके। मानव स्वभाव के इन्हीं कारणों से बजाय वित्तीय लाभ या हानि की गणनाओं के, हम ऐसी यांत्रिक पद्धति के पक्ष में हैं जो निवेशक के पोर्टफोलियो में शेयरों और बॉन्ड्स के अनुपात को घटाता बढ़ाता रहे। इसका संभवतः सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऐसे फार्मूले से उसे कुछ करने के लिए मिल जाएगा। जब बाजार चढ़ रहा होगा तब यह समय समय पर अपने स्टॉक होल्डिंग्स में बिक्री करता रहेगा और बॉन्ड्स की संख्या बढ़ाता रहेगा और गिरावट आने पर वो इस प्रक्रिया के विपरीत करेगा। इन गतिविधियों से उसकी अन्यथा दबी ऊर्जा बाहर आ सकेगी। अगर यह सही निवेशक है तो उसके लिए यह विचार संतोष बढ़ाने वाला होगा
कि उसके कदम भीड़ से ठीक उलट हैं। कारोबारी अनुमान बनाम शेयर बाजार अनुमान। बाजार की अस्थिरता से निवेशक की वास्तविक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को शेयरधारक के विभिन्न कारोबार में आंशिक स्वामित्व के नजरिए से भी देखना चाहिए। बाजार में बिके शेयरों के स्वामी का वास्तव में दोहरा स्तर होता है और इससे वो अपने मन मुताबिक किसी का भी लाभ ले सकता है। एक तरफ निजी कारोबार में उसकी स्थिति छोटे शेयरधारक या निष्क्रिय भागीदार जैसी होती है। यहाँ उसे मिलने वाले परिणाम पूरी तरह से कंपनी के मुनाफे या उसकी अस्तित्व के आधारभूत मूल्य में बदलाव पर निर्भर होते हैं। ये आमतौर पर ऐसी निजी कारोबारी हितों की गणना नवीनतम बैलेंस शीट में दर्शाई कुल कीमत में उसके हिस्से से करता है। वहीं दूसरी ओर साधारण शेयर निवेशक के पास बस एक कागज का टुकड़ा होता है, एक लिखित स्टॉक सर्टिफिकेट, जिसे कुछ ही मिनट में बाजार खुलने पर उस मूल्य पर बेचा जा सकता है जो क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं और ये अक्सर बैलेंस शीट के मूल्य से बहुत दूर होता है। हाल ही के वर्षों में शेयर बाजार में हुए घटनाक्रम से पारंपरिक निवेशक भावों की बोली पर अधिक निर्भर हैं और अपने को मात्र कारोबार स्वामी होने की पहले वाली सोच से कम स्वतंत्र हैं। इसका कारण है कि वो जिन सफल कंपनियों में अपनी होल्डिंग को केंद्रित रखना चाहते हैं वे लगातार अपने कुल आश्रित मूल्य या बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू के भाव से काफी अधिक पर शेयर बेचती हैं। इन बाजार प्रीमियमों का भुगतान करने के लिए निवेशक को अपना संचित धन लगाना पड़ता है और अपनी प्रतिबद्धताओं को शेयर बाजार द्वारा वैध ठहराने पर निर्भर होना पड़ता है। ये आज के निवेश का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इस पर उससे कम ध्यान दिया जाता है जितना देना चाहिए। शेयर बाजार में बोली के संपूर्ण ढांचे में अंतर्निहित विरोधाभास मौजूद है। कंपनी का रिकॉर्ड और संभावनाएं जितनी बेहतर होंगी उसके शेयरों के भाव का उसकी बुक वैल्यू से उतना ही कम संबंध होगा, लेकिन प्रीमियम बुक वैल्यू से जितना अधिक होगा उतना ही उसके आंतरिक मूल्य को निर्धारित करने में कम निश्चिंता होगी। अर्थात यह मूल्य कितना अधिक होगा यह शेयर बाजार के बदलते मूड और पैमानों पर निर्भर करेगा। इस तरह हम ऐसे अंतिम विरोधाभास तक पहुंचते हैं कि कंपनी जितनी अधिक सफल होगी इसके शेयरों के भाव में अस्थिरता उतनी ही अधिक हो सकती है। इसका असली अर्थ हुआ कि वास्तविक मायनों में साधारण शेयरों की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उसकी उतनी ही अधिक स्पेकुलेटिव होने की उम्मीद है, खासकर तब जब इनकी तुलना कम शानदार मिडिल गेट एसयू से की जाए। कोर्स आज अधिकांश कंपनियां केवल विशेष रूप से आग्रह करने पर ही उत्कीर्ण स्टॉक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती हैं। ज्यादातर स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किए जाते हैं, काफी कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार आपके बैंक खाते में कंप्यूटरकृत क्रेडिट और डेबिट शामिल होते हैं, वास्तविक मुद्रा नहीं। नतीजन अब ग्राहम के दिनों की तुलना में इनमें व्यापार करना आसान हो गया है। नेट एसेट वैल्यू, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू और मूर्त एसेट वैल्यू सभी निदान मूल्य के पर्यायवाची हैं। ये दरअसल किसी भी कंपनी की कुल देनदारियों को घटाकर उसकी भौतिक और वित्तीय संपत्ति का कुल मूल्य है। इसकी गणना कंपनी की वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट में बैलेंस शीट का उपयोग करने से की जाती है। इसके लिए सभी शेयरधारकों की कुल इक्विटी में साख, ट्रेडमार्क और अन्य अमूर्त वस्तुओं सहित सभी नरम संपत्तियों को घटाया जाता है। इस संख्या को पूरी तरह से डाइल्यूटेड आउटसोर्सिंग शेयरों की संख्या से विभाजित करने पर बुक वैल्यू प्रति शेयर प्राप्त की जाती है। हमने जो कहा है वैसे दिग्गज ग्रोथ कंपनियों में तुलना पर लागू होती है जिनके बहुत से सुस्थापित कारोबार हैं। हमारे कार्यक्षेत्र में वे नहीं आते जिनके इशू इसलिए अत्यधिक स्पेकुलेटिव हों क्योंकि उनके कारोबार अपने आप में स्पेकुलेटिव हैं। उपरोक्त तर्क हमारी सबसे सफल और आकर्षक कंपनियों के अक्सर अस्थिर भाव व्यवहार को स्पष्ट कर देता है। इसके लिए हमारा पसंदीदा उदाहरण सबका सम्राट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है। 1962 से 63 में 7 महीनों के बीच इसके शेयर का भाव 607 से गिरकर 300 रह गया। दो स्प्लिट के बाद 1970 में इसका भाव 387 से गिरकर 219 हो गया। इसी तरह जीरोक्स हाल के दशकों की एक और आकर्षक कमाई करने वाली कंपनी 1962 से 63 के बीच 171 से गिरकर 87 और 1970 में 116 से गिरकर 65 पर पहुंच गई थी। इन बड़े नुकसानों से IBM और जीरोक्स की दीर्घावधि भावी तरक्की पर संदेह का कोई संकेत नहीं था, बल्कि प्रीमियम वैल्यूएशन में भरोसे की कमी को दर्शाता था जो शेयर बाजार ने खुद इन शानदार संभावनाओं में दिखाया था। पिछली चर्चाओं से हम साधारण शेयरों में रूढ़िवादी निवेशक के लिए व्यावहारिक महत्व के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगर वो अपने पोर्टफोलियो चयन में किसी चीज का खास ध्यान रखता है तो उसके लिए सबसे अच्छी वही है। ऐसे इशू पर ध्यान केंद्रित करे
जो अपने वर्तमान अस्थि मूल्य के यथोचित निकट समीपता पर बिक रहे हों, जैसे ये संख्या से 1/3 से अधिक ना हो। इस स्तर पर या इससे नीचे की गई तर्कपूर्ण खरीद को कंपनी की बैलेंस शीट से आलोक में देखना चाहिए, जिससे इसके बाजार भाव में अस्थिरता के लिए न्यायोचित या स्वतंत्र मदद मिल सके। ऐसा कोई भी प्रीमियम जो बुक वैल्यू से अधिक हो, उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लाभ तथा इसके बाजार विपणन के लिए अतिरिक्त भुगतान मानना चाहिए। कोट्स ग्राहम द्वारा पैराडॉक्स शब्द का प्रयोग संभवतः डेविड डुरंड वाला लिखित एक क्लासिक लेख की ओर अंकित करता है। ग्रोथ स्टॉक्स एंड द पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, द जर्नल ऑफ फाइनेंस, सितंबर 1957। इसमें उच्च कीमत वाले ग्रोथ स्टॉक में निवेश करने की तुलना एक श्रृंखला में सिक्का उछालने और उस पर बाजी लगाने से की गई है। हर बार सिक्का उछालने पर अदायगी की रकम बढ़ जाती है। डुरंड बताते हैं कि अगर एक ग्रोथ स्टॉक अनियंत्रित काल के लिए उच्च स्तर में बढ़ना जारी रखता है, तो एक निवेशक सैद्धांतिक रूप से इन शेयरों के लिए अनंत कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेगा। फिर क्यों कभी किसी स्टॉक को अनंत डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर बेचा नहीं गया? क्योंकि भविष्य की अनुमानित विकास दर जितनी अधिक होगी और जितनी अधिक लंबी समय अवधि में इस विकास दर की संभावना होगी, रूटी का मार्जिन भी उतना ही व्यापक होगा। नतीजन एक छोटे से गलत अनुमान की लागत भी बहुत अधिक हो जाएगी। ग्राहम इस सामान्य पर समस्या पर अपने प्रसिद्ध चार्ट में चर्चा करते हैं। यहाँ एक सावधानी बरतनी होगी। कोई शेयर केवल इसलिए अच्छा निवेश नहीं हो जाता क्योंकि इससे उसके अस्थि मूल्य पर खरीदा जा सकता है। इससे के अलावा निवेशक को संतोषजनक अर्निंग टू प्राइस रेशियो, पर्याप्त रूप से मजबूत वित्तीय स्थिति तथा आगामी कुछ वर्षों तक इसकी आय से कम स्थिर रहने की संभावना की मांग करनी चाहिए। ये मांग शायद किसी औसत भाव वाले शेयरों के लिए कुछ अधिक हो सकती है, लेकिन खतरनाक ढंग से उच्च बाजार को छोड़कर सब स्थितियों में इनका मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एक बार जब निवेशक शानदार संभावनाओं अर्थात औसत अनुमानित वृद्धि से अधिक को भूलने को तैयार होता है, तो उसे इस पैमाने पर खरे उतरते अनेक इशू तलाशने में कोई कठिनाई नहीं होती। साधारण शेयरों के चुनाव वाले हमारे अध्याय 14 और 15 में हमने डेटा दर्शाया है कि 1970 के अंत में हमारे अस्थि मूल्य पैमाने पर DJIA के आधे से ज्यादा इशू खरे उतरते थे। इन सब में सबसे ज्यादा खरीद निवेश अमेरिकन टेल एंड टेल था, जो हमारे ये लिखते वक्त वास्तव में अपने वर्तमान अस्थि मूल्य से कम पर बिक रहा था। लाइट एंड पावर शेयरों में से अधिकांश अपने अन्य लाभ के साथ ही अब 1972 की शुरुआत में उस भाव पर उपलब्ध हैं जो उनके अस्थि मूल्य के उचित रूप से निकट है। स्टॉक पोर्टफोलियो रखने वाले निवेशक जिनके बुक वैल्यू ऐसी हो, शेयर बाजार की अस्थिरता को लेकर उन लोगों के मुकाबले काफी अधिक मुक्त और बेपरवाह नजरिया रख सकते हैं जिन्होंने आय और वर्तमान अस्थियां दोनों से कई गुना अधिक का भुगतान किया है। जब तक उसकी होल्डिंग्स की अर्जन शक्ति संतोषप्रद रहती है, तब तक वो शेयर बाजार की अनियमितताओं को जितना चाहे उतना अनदेखा कर सकता है। इससे अधिक वो इन अनियमितताओं का उपयोग कम पर खरीदने व अधिक पर बेचने के माहिर खेल में भी कर सकता है। A&P उदाहरण। इस वक्त हम एक मौलिक उदाहरण देते हैं जो कुछ वर्ष पुराना है, लेकिन हमें विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि ये कारपोरेट और निवेश अनुभवों के अनेक पहलुओं को जोड़ता है। इसमें ग्रेट अटलांटिक एंड पैसिफिक टी कंपनी शामिल है। जो तो किस्सा ये है, A&P के शेयर में ट्रेंड की शुरुआत कर्ब मार्केट से हुई, जो अब अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। 1929 में ये 494 के शीर्ष पर बिके। 1932 तक ये गिरकर 104 पर पहुंच गए। हालांकि कंपनी की आय तकरीबन पिछले प्रलयंकारी वर्ष जितना ही अधिक थी। वर्ष 1936 में इसकी रेंज 111 से 131 के बीच रही। तत्पश्चात 1938 की कारोबारी मंदी और मंदी के बाजार में शेयर गिरकर न्यूनतम 36 पर पहुंच गए। यह भाव असाधारण था। इसका अर्थ था कि प्रीफर्ड और साधारण शेयर एक साथ 126 मिलियन डॉलर पर बिक रहे थे। हालांकि कंपनी ने अभी हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि उनके पास सिर्फ नगद में ही 85 मिलियन डॉलर रखा है तथा वर्किंग कैपिटल या कुल वर्तमान अस्थि 134 मिलियन डॉलर की है। A&P दुनिया का तो नहीं परंतु अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल उद्यम था, जिसकी कई वर्षों की बड़ी कमाई का सतत व आकर्षक रिकॉर्ड रहा था। फिर भी 1938 में इस शानदार कारोबार को वॉल स्ट्रीट ने इसके मात्र वर्तमान वैल्यू से भी कम कीमत का मान लिया, जो इतना तुच्छ था जैसे कोई बंद होने वाला संस्थान हो। क्यों? पहला, क्योंकि स्टोर श्रृंखलाओं पर विशेष टैक्स का जोखिम था।
दूसरा क्योंकि पिछले वर्ष शुद्ध मुनाफा कम हुआ था, तीसरा क्योंकि बाजार में मंदी थी। इन कारणों में से पहला अतिशयोक्तिपूर्ण था और इसका कारण बेवजह का डर था। काफी बाकी दोनों आदर्श रूप से अस्थायी प्रभाव थे। मान लेते हैं कि निवेशक ने 1937 में ए एंड पी के शेयर उसकी 5 वर्षीय औसत आय से 12 गुना या लगभग 80 पर खरीदे थे। हमारे लिए सोचना कठिन होगा कि 36 तक की आगामी गिरावट उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। उसे इस पूरी तस्वीर का सावधानी से आकलन करना चाहिए था कि कहीं उनकी गणना में कोई गलती तो नहीं थी। लेकिन अगर उसका अध्ययन भी इसी परिणाम की पुष्टि करता जैसे कि उसे करना चाहिए था, तो उसे बाजार की गिरावट को अस्थायी वित्तीय लहर मानना चाहिए था। और अगर उसके पास इसका लाभ लेने योग्य धन व साहस था, तो उसे बार्गेन आधारित प्रस्तावों की अधिक खरीदारी कर लेनी चाहिए थी। अगली कड़ी और प्रतिबिंब। अगले साल 1939 में ए एंड पी के शेयर बढ़कर 117 या 1938 के न्यूनतम भाव से 3 गुना तथा 1937 के औसत से अधिक हो गए। साधारण शेयरों के व्यवहार में ऐसा बदलाव कतई असाधारण नहीं था, लेकिन ए एंड पी के मामले में यह अत्यधिक हैरान कर देने वाला था। 1949 के बाद के वर्षों में ग्रोसरी चेन के शेयरों के भाव आम बाजारों के साथ ही बढ़े। अंत में 1961 में स्प्लिट अप स्टॉक 10 फॉर 1 70/30 तक पहुंच गए, जो 1938 के शेयर के 705 के बराबर था। ये 70 का भाव इस लक्ष्य के मद्देनजर उल्लेखनीय था कि ये 1961 की आय से 30 गुना था। ऐसे प्राइस अर्निंग रेशियो से जो उस वर्ष के डीजेआईए की तुलना में 23 गुना था, निश्चित ही आय में बड़ी वृद्धि की संभावनाओं को बल मिला। इस आशावाद की कंपनी के पिछले वर्षों के आय रिकॉर्ड से पुष्टि नहीं होती थी और ये पूरी तरह गलत साबित हुआ। तेजी से बढ़ने की जगह आगामी अवधि में आय में आमतौर पर गिरावट आई। इस 70 के शीर्ष भाव वाले वर्ष के बाद ये लगभग आधे गिरकर 34 पर पहुंच गए। लेकिन इस बार इन शेयरों के में बार्गेन का गुण नहीं था, जैसा कि इन्होंने 1938 के कम भाव पर दर्शाया था। अनेक प्रकार की अस्थिरता के बाद 1970 के भाव और गिरकर 21 पर और 1972 में 18 पर पहुंच गए। और तब इसने इतिहास में अपना पहला तिमाही घाटा दर्ज किया। इस इतिहास में हमने देखा कि एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी में एक ही पीढ़ी के दौरान कितना व्यापक उतार चढ़ाव आ सकता है। ये उतार चढ़ाव जनता में इसके शेयरों के मूल्य की गलत गणना और अत्यधिक आशावाद या निराशावाद में भी होता है। 1938 में कारोबार अच्छा था, लेकिन शेयर लेने वाले नहीं थे। 1961 में जनता हास्यास्पद रूप से उच्च भाव पर शेयरों की मांग कर रही थी। इसके बाद ही बाजार मूल्य में आगे की त्वरित हानि हुई और कुछ वर्ष बाद एक और फिर बड़ी गिरावट आई। इस बीच कंपनी शानदार से औसत आय प्रदर्शनकर्ता में बदल गई। 1968 में उछाल वर्ष में इसका लाभ 1958 से भी कम था। इसने छोटे स्टॉक्स में भ्रामक लाभांशों का भुगतान किया, जो सरप्लस में किसी वर्तमान जोड़ की वजह से जरूरी नहीं थे। और ऐसा ही अन्य बातें ए एंड पी, जो 1961 और 1972 में 1938 के मुकाबले बड़ी कंपनी थी, लेकिन न ठीक से चल रही थी, न मुनाफे में थी और न ही आकर्षक रह गई थी। इस कहानी की मुख्यतः दो सीख है। पहली कि शेयर बाजार अक्सर कभी भी पूर्णतः गलत हो जाता है और कई बार एक सावधान और साहसी निवेशक इसकी आम कमियां का फायदा उठा सकता है। और दूसरा कि वर्ष बीतने के साथ ही ज्यादातर कारोबारों का चरित्र और गुणवत्ता बदल जाते हैं। कई बार यह अच्छे के लिए तो शायद अधिकांश बुरे के लिए होता है। निवेशक को कंपनी के प्रदर्शन पर बाज जैसी नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह समय समय पर अच्छी व पैनी नजर हो। चलिए अब अपनी तुलना पर वापस लौटते हैं, जो विक्रय योग्य शेयरों के धारक तथा निजी कारोबार में रुचि लेने वाले व्यक्ति के बीच है। हमने कहा कि शेयर धारकों के पास ये विकल्प होता है कि वे अपने को उन विभिन्न व्यवसायों में मात्र सह हिस्सेदार के तौर पर देखें जिनमें उन्होंने निवेश किया है। ये ऐसे शेयर धारकों के जो जब चाहे उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है, सच्चा निवेशक शायद ही कभी मजबूर होकर अपने शेयर बेचे और अन्य वक्त वो शेयर के मौजूदा भाव से भी बेपरवाह रहता है। वो इस पर केवल उसी सीमा तक ध्यान देता है, वह कार्रवाई करता है जितनी जरूरत हो। कोर्स ए&पी का हालिया इतिहास अलग नहीं है। 1999 के अंत में इसके शेयर की कीमत $27.87 थी। 2000 के अंत में ये $7 हो गई। फिर एक साल बाद इसकी कीमत $23.78 हो गई और 2002 के अंत में $8 पहुंच गई। हालांकि बाद में ए&पी में कुछ लेखांकन अनियमितताएं प्रकाश में आई, लेकिन सभी तर्कों को ताक पर रखकर यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि किराने का सामान जैसी अपेक्षित स्थिर व्यवसाय का मूल्य एक वर्ष में 3/4 तक गिर सकता है। यही नहीं, अगले वर्ष वो 3 गुना बढ़ता है और फिर एक वर्ष बाद 1/3 तक गिर जाता है।
जितनी जरूरत हो, ना कि इससे अधिक। इस प्रकार वह निवेशक जो अपने होल्डिंग्स के भाव में अनुचित गिरावट को लेकर हड़बड़ी या व्यर्थ चिंता करने लगे, तो वो अपने पूर्व के बुनियादी फायदे को बुनियादी नुकसान में बदल देगा। इस व्यक्ति के लिए यही अच्छा होगा कि उसके शेयर की कोई बाजार कोटेशन ही ना हो। इससे वह उस मानसिक यंत्रणा से बच जाएगा जो अन्य लोगों के गलत फैसलों के कारण पैदा होती है। पर संघवश एक ऐसी व्यापक स्थिति वास्तव में 1931 से 33 में मंदी के अंधकारमय दिनों के दौरान आई। तब कारोबारी हितों का स्वामी होने के मानसिक लाभ था, क्योंकि उस वक्त बोली लगाने वाले बाजार नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के पास रियल एस्टेट के पहले मॉर्गेज थे और जो उसके लिए ब्याज भुगतान कर रहे थे, वो कह सकते थे कि उनके निवेश का पूरा मूल्य सुरक्षित है। तब इनकी विपरीत अवस्था बताने वाली बाजार मांग नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर अनेक सूचीबद्ध कॉरपोरेशनों के बॉन्ड्स, जिनकी गुणवत्ता बेहतर थी और उनमें अधिक आधारभूत शक्ति थी, बाजार मांग में गंभीर संकुचन दिखा रहे थे, जिससे उनके मालिकों को यकीन हो चला था कि वे काफी गरीब होते जा रहे हैं। वास्तविकता में कम भाव के बावजूद सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मालिकों की स्थिति बेहतर थी, क्योंकि अगर वे चाहें या मजबूरी हो तो कम से कम अपने इशू तो सकते थे और संभवतः बेहतर बार्गेन के लिए बदल सकते थे। यह वे तर्कपूर्ण होकर बाजार की गतिविधियों को नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि वे अस्थायी और बुनियादी रूप से निरर्थक थी। लेकिन वो अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि अगर आप ये कहें कि आपको संकुचन से हानि सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी की बाजार मांग नहीं है। अपने 1938 में A&P शेयर धारक पलटते हैं। हमने अनुमान लगाया था कि जब तक वो इन शेयरों को अपने पास रख सकता था, उसे इनके भाव की गिरावट से कोई नुकसान नहीं होता, खासतौर पर अगर वो खुद अपने आप से वक्त आधारभूत या वर्तमान मूल्य से घटने की बात नहीं करता। अगर ऐसा संकुचन नहीं होता तो उसे इस उम्मीद का अधिकार था कि थोड़े ही वक्त में बाजार में मांग पुनः 1937 के स्तर की या इससे बेहतर होने वाली है। कोर्स केवल उस सीमा तक जहां तक ये उनकी बुक के लिए अनुकूल है। इस बात का तात्पर्य केवल उस सीमा तक जहां तक स्टॉक की कीमत इतनी है कि उसे बेचना नया संकट ठहराया जा सके। पारंपरिक ब्रोकरेज की भाषा में बुक का अर्थ है निवेशक के होल्डिंग्स और ट्रेड का खाता। ग्राहम की पूरी किताब में यह सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ हो सकता है। इन 113 शब्दों में मूल संस्करण ग्राहम ने जीवन भर के अनुभव का सार प्रस्तुत किया है। इन शब्दों को अक्सर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। यह शब्द बियर मार्केट के लिए क्रिप्टोनाइट यानी काल्पनिक शब्द के समान है। यदि आप इन्हें साथ रखते हैं और अपने निवेश जीवन में मार्गदर्शन करने का मौका देते हैं, तो मार्केट आपके सामने कोई भी परिस्थिति रख दे, लेकिन आप उसका सामना कर पाएंगे। पुनः 1977 के स्तर ऐसे बेहतर होने वाली है, जैसा कि आगामी वर्षों में A&P के साथ सचमुच हुआ। इस मामले में उसकी स्थिति कम से कम उतनी ही अच्छी थी जैसे निजी कारोबार में हित खरीदने वाले की, जिसके शेयरों की बाजार में मांग नहीं थी। इस मामले में भी 1938 की मंदी के प्रभाव के कारण अपने होल्डिंग्स के लागत अंश को मानसिक रूप से कम करने में उसे न्यायोचित माना भी सकता है और नहीं भी, जो इस पर निर्भर है कि उसकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। शेयर निवेश में वैल्यू अवधारणा के आलोचक तर्क देते हैं कि सूचीबद्ध साधारण शेयरों को उस तरह उचित रूप से माना नहीं जा सकता या उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जैसे किसी उसी किस्म की निजी एंटरप्राइज को कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यवस्थित प्रतिभूति बाजार की उपस्थिति इक्विटी स्वामित्व में नए और अति महत्वपूर्ण गुण यानी तरलता को अंतर्निहित करती है। लेकिन तरलता का वास्तविक अर्थ क्या है? पहला, निवेशक के पास शेयर बाजार में अपने शेयर के दैनिक व बदलने मूल्य में से लाभ उठाने की सुविधा होती है, भले ही वह मूल्यांकन कितने भी काम का हो। और दूसरा, निवेशक अगर चाहे तो अपने निवेश को बाजार के दैनिक आंकड़ों के मुताबिक अधिक या कम कर सकता है। इस प्रकार भाव बाजार होने से निवेशक को कुछ ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जो प्रतिभूति का भाव बाजार नहीं होने पर नहीं मिलते, लेकिन यह उस निवेशक के मौजूदा भाव पर लागू नहीं होता जिसकी मूल्य प्राथमिकता का स्रोत कुछ और हो। चलिए अब इस खंड को एक नीति के साथ समाप्त करते हैं। कल्पना कीजिए किसी छोटे निजी कारोबार में आपका छोटा सा शेयर हो जो आपको $1,000 का पड़ा। आपका एक भागीदार जिनका नाम श्रीमान बाजार है, वो आपका बड़ा आसान मानते हैं। वे आपको रोज बताते हैं कि आपके अनुसार आज अपने हिस्से का मूल्य क्या है, और साथ ही वो इसी आधार पर आपको कुछ को बेचने और कुछ का हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव भी देते रहते हैं। कई बार उनका मूल्य संबंधी विचार विश्वसनीय होता है और कारोबारी विकास और संभावनाओं पर न्यायोचित होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं
वहीं दूसरी ओर अक्सर श्रीमान बाजार में उत्साह या भय का पुट भी रहता है और आपको उनका लगाया मूल्य थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है। अगर आप बुद्धिमान निवेशक या सियाने व्यवसायी हैं तो क्या आप श्रीमान बाजार के दैनिक संवाद को उस उद्यम में अपने हिस्से के $1000 के मूल्य के दृष्टिकोण का आधार बनाएंगे? केवल तभी जब आप या तो उससे सहमत हो या उसके साथ सौदा करना चाहते हो। जब वह आपको आपके लिए हास्यास्पद रूप से अधिक भाव दे तो आप उन्हें सहज बेच देंगे और तब जब कम भाव लगाए तो सहर्ष खरीद भी लेंगे। लेकिन बाकी वक्त आप अपनी होल्डिंग्स के खुद मूल्य निर्धारण की समझदारी दिखाएंगे, जो कंपनी के परिचालन और वित्तीय अवस्था की पूर्ण रिपोर्ट पर आधारित होगी। सच्चा निवेशक भी इसी तरह की स्थिति में होता है। जब उसके पास सूचीबद्ध साधारण शेयर होते हैं, वो दैनिक बाजार भाव का लाभ ले सकता है या इसकी परवाह नहीं करेगा। जैसा भी उसका अपना फैसला या रुझान होगा, उसे भाव में अहम परिवर्तनों का संज्ञान लेना ही होगा, अन्यथा उसके फैसले काम नहीं आएंगे। संभव है कि कोई चेतावनी संकेत मिल जाए जिस पर सावधान रहना चाहिए। साधारण भाषा में कहे तो इसका मतलब है कि उसे अपने शेयर बेचने होंगे क्योंकि भाव नीचे जा रहे होते हैं। मददगार कम। मूल रूप से सच्चे निवेशक के लिए भाव अस्थिरता का केवल एक अहम अर्थ है। उसे इससे वह अवसर मिल जाता है जिसमें वह सोच समझकर खरीदारी कर सके। जब भावों में तीव्र गिरावट हो और सोच समझकर तब बेच सके जब उनमें बड़ी बढ़त आई हो। बाकी समय उसके लिए यही बेहतर है कि वह शेयर बाजार को भूल जाए और अपने लाभांश रिटर्न तथा अपनी कंपनियों के परिचालन परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखे। सारांश: निवेशक और स्पेकुलेटर के बीच सबसे वास्तविक अंतर शेयर बाजार की गतिविधियों के प्रति उनके शेयर नजरिए का होता है। स्पेकुलेटर की मुख्य दिलचस्पी बाजार के उतार चढ़ाव के अनुमान लगाकर मुनाफा कमाने में होती है, वही निवेशक की मुख्य दिलचस्पी उचित प्रतिभूतियों को वाजिब भाव पर पाने और अपने पास रखने में होती है। बाजार की गतिविधियां व्यावसायिक मायनों में उसके लिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे वैकल्पिक रूप से कम भाव स्तर का निर्माण होता है जिस पर वो समझदारी से खरीद सकता है, और उच्च भाव स्तर पर जहां वो निश्चित ही खरीदने में बच सकता है और संभवतः समझदारी से बेच सकता है। ये निश्चित नहीं है कि पारंपरिक निवेशक को नियमित रूप से बाजार का स्तर गिरने तक खरीद रोकनी चाहिए क्योंकि इसमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और बहुत संभव है कि इससे आय का नुकसान हो और ऐसे में निवेश अवसरों से चूकने की भी संभावना है। कुल मिलाकर निवेशक के लिए यही अच्छा है कि वह शेयर खरीदने का काम करता रहे जब भी उसके पास शेयरों में लगने के लिए धन हो, सिवाय तब जब आम बाजार का स्तर उससे बहुत अधिक हो, इसे सुस्थापित मूल्य मानक द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सके। अगर वो चतुर होना चाहता है तो वह एकल प्रतिभूतियों में हमेशा मौजूद रहने वाले बार्गेन अवसरों की तलाश करे। सामान्य बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी के अलावा वॉल स्ट्रीट का चयन करने की दिशा में बहुत प्रयास और क्षमता का निर्देशन किया जाता है कि कौन से स्टॉक्स या औद्योगिक समूह बाकी की तुलना में भविष्य में काफी कम अवधि में कीमत के मामले में बेहतर करेंगे। ये प्रयास जितना तार्किक दिखाई देता है, हमें नहीं लगता कि यह सच्चे निवेशक की जरूरतों या स्वभाव के अनुसार होगा, खासकर तब जब उसका मुकाबला बड़ी संख्या में शेयर बाजार ट्रेडर्स और प्रथम श्रेणी के वित्तीय विश्लेषकों के साथ हो जो वही करने का प्रयास कर रहे हैं अन्य सभी गतिविधियों की तरह, जो पहले भाव की गति पर जोर देती है और अंतर्निहित मूल्य पर उनका दोहरा जोर रहता है। उसी तरह इस क्षेत्र में लगातार लगे कई बुद्धिमान दिमागों का काम वर्षों से आत्मनिष्प्रभावी होना और आत्म पराजय का रहा है। निवेशक जिसके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हों उसे उनके भावों में अस्थिरता की उम्मीद रखनी चाहिए और ना तो कभी इसमें गिरावट की चिंता करनी चाहिए, ना ही बड़ी बढ़त से उत्साहित होना चाहिए। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि बाजार की भाव बोली उसकी सुविधा के लिए है, या तो इनका फायदा उठाए या अनदेखा कर दे। उसे किसी भी शेयर को इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, या इसलिए नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो नीचे जा रहा है। उससे कभी गलती नहीं होगी अगर वो इस आदर्श वाक्य को सहजता से ले। कभी भी ना तो बड़ी बढ़त के बाद फौरन खरीदारी करे और ना ही बड़ी गिरावट के बाद फौरन बेचें। अतिरिक्त विचार: प्रबंधकीय क्षमता के पैमाने पर औसत बाजार भाव के महत्व पर भी कुछ कहने की जरूरत है। शेयरधारक ही फैसला करता है कि उसका निवेश लाभांश प्राप्ति और औसत बाजार मूल्य में दीर्घावधिक रुख दोनों के पैमाने पर सफल है। कंपनी के प्रबंधन की प्रभावशीलता और कारोबार के स्वामियों के प्रति उनके दृष्टिकोण की सुदृढ़ता के परीक्षण में भी इन्हीं मानकों को तार्किक रूप से लागू किया जाना चाहिए।
वह बयान स्वसिद्ध प्रतीत होता है, लेकिन इसके महत्व पर जोर देना चाहिए क्योंकि अभी तक कोई स्वीकृत तकनीक का दृष्टिकोण नहीं है जिससे प्रबंधन को बाजार की राय के दायरे में लाया जा सके। इसके विपरीत प्रबंधनों ने हमेशा जोर दिया है कि उन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनके शेयर के बाजार मूल्य के साथ क्या हो रहा है। निश्चित ही यह सच है कि भावों में इस तरह की अस्थिरता का दायित्व उन पर नहीं है, जिस पर हम भी जोर दे रहे हैं कि अस्थिरता का आधारभूत स्थितियों और मूल्यों से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन यह केवल शेयरधारकों के बीच सतर्कता और बुद्धिमत्ता की कमी है जो इस प्रतिरक्षा को बाजार भावों के पूरे दायरे में विस्तारित होने की अनुमान देती है। इसमें मूल्य पतन और असंतोषजनक मूल्य स्तर की अस्थायी स्थापना भी शामिल है। अच्छे प्रबंधन से अच्छा औसत बाजार भाव निर्मित होता है और बुरे प्रबंधन से बुरा बाजार भाव निर्मित होता है। बॉन्ड्स के भाव में उतार चढ़ाव। निवेशक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भले ही उसके मूलधन और ब्याज की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन एक दीर्घकालिक बॉन्ड के बाजार भाव में ब्याज दरों में बदलाव की प्रतिक्रिया में व्यापक रूप से भिन्नता हो सकती है। टेबल 8-1 में हमने 1902 से शुरू करके विभिन्न वर्षों का डेटा लिया है जिनमें हाई ग्रेड कॉर्पोरेट और टैक्स फ्री इशू की यील्ड शामिल है। एकल चित्रों में हमने समान अवधि में 2 प्रतिनिधि रेल रोड इशू की भाव अस्थिरता को भी जोड़ा है। यह एचिसन, टोपेको एंड सेंटा फे जनरल मॉर्गेज 4S परिपक्वता 1995, पीढ़ियों के लिए हमारा एक प्रीमियम नॉन कॉलेजेस बॉन्ड इशू तथा नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे 3S परिपक्वता 2047, मूल रूप से 150 वर्ष की परिपक्वता, पारंपरिक लॉन्ग BAA रेटेड बॉन्ड। कम यील्ड के साथ वितरित रिश्ता होने के कारण भाव उच्च होता है और उल्टा होने पर इसके विपरीत होता है। नॉर्दर्न पैसिफिक 3S में 1940 में आई गिरावट मुख्य रूप से इशू की सुरक्षा को लेकर संदेह उत्पन्न करती है। ये अपूर्व था कि अगले कुछ ही वर्षों में भाव रिकवर होकर अब तक के शीर्ष पर पहुंच गए और तत्पश्चात इसके भाव 2/3 तक मुख्यतः इस कारण गिरे क्योंकि आम ब्याज दरें बढ़ गई थी। साथ ही बीते 40 वर्षों में सबसे अधिक ग्रेड वाले बॉन्ड्स के भाव में भी चौंकाने वाले फेरबदल हुआ। ध्यान दें कि बॉन्ड की कीमतों में यील्ड की गणना के समान विपरीत अनुपात में उतार चढ़ाव नहीं होता है क्योंकि उनका 100% तय परिपक्वता मूल्य एक मध्यम प्रभाव डालता है। फिर भी बहुत लंबी परिपक्वता के लिए, जैसा कि हमारा नॉर्दर्न पैसिफिक का उदाहरण है, भाव और यील्ड परिवर्तन समान दर के निकट ही होता है। 1964 से ही हाई ग्रेड बॉन्ड मार्केट में दोनों दिशाओं में रिकॉर्ड गतिविधियां हुई। प्राइम म्युनिसिपल टैक्स फ्री का उदाहरण लें तो इसकी यील्ड जनवरी 1965 के 3.2 से जून 1970 में 7% तक लगभग दोगुनी हुई। इनके भाव सूचकांक में इसी के अनुपात 110 से 67.5 की गिरावट आई। 1970 के मध्य में हाई ग्रेड दीर्घावधिक बॉन्ड्स को यील्ड इस देश के लगभग 200 वर्षों के आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक थी। 25 वर्ष पहले, हमारे लंबे तेजी के बाजार की शुरुआत से ठीक पहले। ग्राहम इसे रूल ऑफ अपोजिट्स कहते हैं। 2002 में लंबी अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड 1963 के बाद अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। चूंकि बॉन्ड यील्ड का संबंध कीमतों के साथ विपरीत समानुपाती होता है, कम यील्ड का तात्पर्य होता है कीमतें बढ़ गई हैं। नतीजन निवेशक बॉन्ड को खरीदने के लिए तब ज्यादा उत्सुक हो गए जब उसकी कीमतें बहुत ऊंची थी, जबकि भविष्य में रिटर्न बहुत कम होने की पूरी गारंटी थी। ये ग्राहम के सबक का एक और प्रमाण प्रदान करता है कि बुद्धिमान निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। मैं अपने न्यूनतम बिंदु पर थी। पूर्व की तुलना में दीर्घावधिक म्युनिसिपल रिटर्न मात्र 1% था और उद्योग 2.40% दे रहे थे, जबकि पहले 4.5 या 5% सामान्य माने जाते थे। वॉल स्ट्रीट में लंबा अनुभव रखने वाले हम सभी ने न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया, समान और विपरीत के नियम को देखा था, जो शेयर बाजार में भी बार बार कार्य करता है। इसमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण DJIA का 1921 में 64 से 1929 में 381 तक उठना है। उसके बाद 1932 में 41 की रिकॉर्ड गिरावट, लेकिन इस बार आमतौर पर स्थिर और धीमी गति से चलने वाले हाई ग्रेड बॉन्ड्स के भावों और यील्ड में सबसे बड़ा पेंडुलम दोलन हुआ। सबक: वॉल स्ट्रीट में घटी किसी भी अहम घटना के फिर से बिल्कुल पहले की तरह होने पर यकीन नहीं किया जा सकता। यह हमने चहेते वाक्य के पूर्वार्ध को दर्शाता है। ये जितना बदलता है उतना ही पहले जैसा होता है। यह लगभग असंभव है कि शेयरों में भाव परिवर्तन की सार्थक भविष्यवाणी की जा सके और बॉन्ड्स में भी ऐसा करना पूरी तरह असंभव है। पुराने दिनों में कम से कम व्यक्ति को बॉन्ड्स की पिछली गतिविधियों के अध्ययन से
प्राय तेजी और मंदी के बाजार के आने वाले समापन का उपयोगी संकेत तो मिल ही जाता है, लेकिन ब्याज दरों और बॉन्ड्स के भाव में आने वाले बदलावों का वैसा संकेत नहीं मिलता था। इसलिए निवेशक को दीर्घावधिक और लघु अवधिक बॉन्ड निवेश के बीच मुख्य रूप से अपनी निजी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव करना होता है। अगर वो सुनिश्चित करना चाहता हो कि बाजार मूल्य कम नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प शायद यूएस सेविंग बॉन्ड्स सीरीज ई या एच है, जिसके बारे में पहले चर्चा की गई है। इनमें से किसी भी इशू में उसे 5% यील्ड मिलेगी पहले वर्ष के बाद। सीरीज ई में 5%, 5.5% प्रति वर्ष। सीरीज एच में 10 वर्ष तक उसे उसी कीमत या अधिक पर रीसेल वैल्यू की गारंटी भी मिलेगी। यदि निवेशक अभी मौजूद अच्छे दीर्घावधि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर 7.5% या टैक्स फ्री म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर 5.3% चाहता है, तो उसे इनके भावों में उतार चढ़ाव आता देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को इस तरह से हाई रेटेड बॉन्ड्स की अमर्टाइज कॉस्ट के गणितीय आधार पर मूल्यांकन की सुविधा होती है, जो बाजार भाव की अपेक्षा करता है। निजी निवेशक के लिए भी ऐसा ही कुछ करना बुरा विचार नहीं है। परिवर्तनशील बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक्स की भाव अस्थिरता के 3 भिन्न कारण हैं। पहला, संबंधित साधारण स्टॉक में भाव की विविधता। दूसरा, कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग विविधता। पांचवा, तीसरा, आम ब्याज दरों में विविधता। अनेक परिवर्तनीय इशू को ऐसी कंपनियां भी बेच देती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग सर्वोत्तम से कम होती है। इनमें से कुछ पर 1970 के वित्तीय दबाव का काफी बुरा प्रभाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में परिवर्तनशील इशू पूर्ण रूप से फिर से अस्थिर के प्रभाव में आ गए और इसकी भाव विविधता असाधारण रूप से अधिक हो गई। इसलिए पारंपरिक मामले में निवेशक को अपने को इस भलावे में नहीं डालना चाहिए कि वैसे परिवर्तनशील इशू को तलाश लेगा जिसमें हाई ग्रेड बॉन्ड की सुरक्षा और भाव संरक्षण का आदर्श संयोजन होगा। साथ ही उसे साधारण बॉन्ड्स में भाव वृद्धि के अवसर का लाभ भी मिलेगा। यहाँ भविष्य के दीर्घावधिक बॉन्ड्स के बारे में एक सलाह देना ठीक रहेगा। बदलती ब्याज दरों के प्रभाव को ऋण देने और लेने वालों के बीच किसी व्यवहारिक और न्यायसंगत आधार पर विभाजित क्यों नहीं किया जाता। इसमें एक संभावना दीर्घावधिक बॉन्ड्स को ब्याज भुगतान के साथ बेचना है, इसमें चालू दर के अनुमानित सूचकांक द्वारा फेरबदल होता है। ऐसे अनुबंध का मुख्य परिणाम यह होगा कि पहला, निवेशक के बॉन्ड का प्रधान मूल्य हमेशा लगभग 100 रहेगा। यदि कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग को कायम रख सके, लेकिन प्राप्त ब्याज में पारंपरिक नए इशू के प्रस्तावों के कारण फेरबदल हो सकती है। दूसरा, कॉर्पोरेशनों को दीर्घावधि ऋण का लाभ होगा। वे पुनः वित्त पोषण के सतत नवीनीकरण की समस्याओं और इसकी लागत से बच जाएंगे, लेकिन उनकी ब्याज लागत वर्ष दर वर्ष बदल जाएगी। बीते 1 से अधिक दशक से बॉन्ड निवेशक बढ़ती गंभीर दुविधा का सामना कर रहे हैं और वे प्रथम मूल्य में पूर्ण स्थिरता लेकिन बदलती और आमतौर पर कम लघु आवधिक ब्याज दरों को चुने या स्थिर ब्याज आय को चुने, जिसमें प्रधान मूल्य में काफी अधिक विविधता आमतौर पर नीचे की तरफ होती है। अधिकांश निवेशकों के लिए यही अच्छा होगा कि वे इन दोनों चरम स्थितियों के बीच समझौता करके चलें और सुनिश्चित करें ना तो उनका ब्याज रिटर्न और ना ही उनका प्रधान मूल्य मान लीजिए 20 वर्ष की अवधि में तय न्यूनतम भाव से नीचे जाए। नए ढांचे वाले उचित बॉन्ड अनुबंध द्वारा यह बिना अधिक कठिनाई के किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी सरकार ने अपने मूल सेविंग्स बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट संयोजनों में उच्च ब्याज दर विस्तार के साथ यही किया है। यहाँ हम वे सुझाव दे रहे हैं उसमें सेविंग्स बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा लंबी स्थिर निवेश अवधि मिलती है तथा इसके ब्याज दर प्रावधानों में अधिक लचीलापन भी रहेगा। वहीं गैर परिवर्तनीय प्रीफर्ड स्टॉक्स के बारे में बात करना शायद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनका विशेष टैक्स स्तर उन्हें एकल व्यक्ति की जगह कॉर्पोरेट उदाहरण के लिए बीमा कंपनियां के लिए अत्यधिक सुरक्षित वांछित होल्डिंग बनाता है। खराब गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स में प्रतिशत के आधार पर काफी अधिक और लगभग हमेशा ही अस्थिरता रहती है, जो साधारण शेयरों से भिन्न नहीं है। हम इनके बारे में कुछ और उपयोगी नहीं बता सकते। टेबल 16-2 से दिसंबर 1968 से दिसंबर 1970 के बीच लोअर ग्रेड गैर परिवर्तनीय प्रीफर्ड के भावों में परिवर्तन संबंधी कुछ जानकारी मिल सकती है। इसमें साधारण शेयरों के S&P कंपोजिटिव इंडेक्स में 11.3% के मुकाबले औसत गिरावट 17% थी। न बोला। अध्याय 8 पर टिप्पणी। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी अन्य लोगों पर निर्भर करती है। सुख चाहने वालों की खुशी में मूड के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन बुद्धिमानी की खुशी अपने स्वयं के स्वतंत्र कृत्यों से बढ़ती है। मार्क आरोलियस। डॉक्टर जैकेल और मिस्टर मार्केट। ज्यादातर समय बाजार अधिकांश शेयरों के सबसे सटीक भाव निकाल लेता है।
लाखों क्रेता और विक्रेता मूल्य पर मोल भाव करके कंपनियों का औसत मूल्य लगाने में शानदार होते हैं, लेकिन कई बार यह भाव सही नहीं होता, बल्कि कभी कभी बहुत गलत होता है। ऐसे वक्त में आपको ग्राहम के मिस्टर मार्केट की छवि को समझना होगा, जो शायद ऐसा सबसे उत्तम रूपक है जिसे शेयरों के गलत भाव लगने के बाद समझने के लिए गढ़ा गया है। उन्नतम अवसरग्रस्त मिस्टर मार्केट शेयर के भाव को हमेशा उसी तरह नहीं निकालते जैसे कोई मूल्यांकन करता या व्यक्तिगत क्रेता कारोबार का मूल्य निकालता है। इसकी जगह जब शेयर चढ़ रहे होते हैं तो वो खुशी खुशी उसके तय मूल्य से अधिक का भुगतान कर देता है, और जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो वो इन्हें इनकी वास्तविक कीमत के कम पर बेच डालने को उतारू होता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी मौजूद हैं? क्या वे अभी भी दो ध्रुव वाला है? निश्चित ही वो है। 17 मार्च 2000 को इंकटोमी कॉर्पोरेशन के शेयर $231.625 के नए शीर्ष को छू गए। जून 1998 में पहली बार बाजार में आने के बाद से ही इंटरनेट खोज सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में मोटे तौर पर 1900% का इजाफा हुआ था। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ ही सप्ताह में इस शेयर का भाव 3 गुना हो गया था। इंकटोमी के कारोबार में ऐसा क्या हो रहा था जिससे इंकटोमी का शेयर इतना महंगा हो गया? इसका जवाब स्पष्ट है, अत्यधिक तेज तरक्की। दिसंबर 1999 में समाप्त 3 महीनों में इंकटोमी ने 36 मिलियन के उत्पाद और सेवाएं बेच दी थी, जो उसके दिसंबर 1998 में समाप्त पूरे वर्ष से अधिक थी। अगर इंकटोमी अपने से बीते 12 माह की वृद्धि दर को सिर्फ अगले 5 वर्ष तक कायम रख सकती थी तो उसका रेवेन्यू $36 मिलियन तिमाही से बढ़कर $5 बिलियन प्रति माह हो सकता था। ऐसी वृद्धि को देखते हुए शेयर जितनी तेजी से ऊपर गया, उसके और ऊपर जाने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ गई। लेकिन इंकटोमी के शेयर के साथ अपने गहन प्रेम प्रसंग के कारण मिस्टर मार्केट इसके कारोबार के बारे में कुछ अनदेखी कर रहे थे। कंपनी में बड़े पैमाने पर धन हानि हो रही थी। हालिया तिमाही में उसे $6 मिलियन का नुकसान हुआ था, और उससे पहले के 12 माह में $24 मिलियन का, और उससे पहले वाले वर्ष में उसने $24 मिलियन गंवाए थे। अपने पूरे कारोबारी जीवन में इंकटोमी ने मुनाफे में 1 पैसा नहीं बनाया। फिर भी 17 मार्च 2000 को मिस्टर मार्केट ने इस छोटे से कारोबार की कीमत कुल $25 मिलियन आंकी। जी हाँ, वी वाला बिलियन। और तभी मिस्टर मार्केट अचानक भयानक अवसाद में आ गए। 30 सितंबर 2002 को $231.625 मिलियन प्रति शेयर को छूने के सिर्फ 2.5 साल में इंकटोमी का शेयर 25 सेंट पर बंद हुआ। उसका कुल बाजार मूल्य 25 बिलियन से गिरकर 40 मिलियन तक घट गया था। क्या इंकटोमी का कारोबार सिमट रहा था? बिल्कुल नहीं। पिछले 12 माह में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो क्या बदल गया था? सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड। 2000 की शुरुआत में निवेशकों में इंटरनेट को लेकर इतना उन्माद था कि उन्होंने इंकटोमी के शेयर का भाव कंपनी के रेवेन्यू से 250 गुना कर दिया। हालांकि अब वे इसके रेवेन्यू पर केवल 0.35 गुना का भुगतान कर रहे थे। मिस्टर मार्केट मिस्टर हाइड से बदलकर डॉक्टर जैकल हो गए थे, और अब वे हर उस शेयर को क्रूरता से कचरा बना रहे थे जिसने उन्हें मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट का वो मध्य रात्रि का कोष भी उनके उन्मादी उत्साह जितना ही अनायोचित था। 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने इंकटोमी को $1.65 प्रति शेयर पर खरीदने की घोषणा की। यह इंकटोमी के 30 सितंबर के शेयर के भाव से लगभग 7 गुना अधिक था। इतिहास शायद यही दर्शाएगा कि याहू को बार्गेन मिल गया था। जब मिस्टर मार्केट ने शेयरों को इतना सस्ता कर दिया तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि पूरी कंपनियों को भी उसके सामने खरीद लिया जाएगा। जैसा कि ग्राहम ने वर्ष 1932 में के लेखों की एक क्लासिक श्रृंखला में उल्लेख किया था, महामंदी ने दर्जनों कंपनियों के शेयरों के मूल्य को उनकी नकदी और उनके तरल संपत्तियों के मूल्य से नीचे गिरा दिया था। नतीजन उनकी हालत खस्ता हो गई थी। खुद सोचें, क्या आप चाहेंगे कि एक घोषित पागल सप्ताह में कम से कम 5 बार आकर आपसे कहे कि आपको भी वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा उसे महसूस होता है? क्या आप कभी सिर्फ इसलिए उत्साहित होने के लिए सहमत होंगे क्योंकि वो है, या सिर्फ इसलिए धैर्य महसूस करेंगे क्योंकि वो सोचता है कि आपको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभवों और अपनी धारणाओं के अनुसार अपने भावनात्मक जीवन के नियंत्रण के अधिकार पर जोर देंगे। लेकिन जब बात वित्तीय जीवन की आती है तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि वह समय समय पर सनकी भी हो जाते हैं। 1999 में जब मिस्टर मार्केट खुशी से चीख रहे थे
तब अमेरिकी कर्मचारी ने अपने वेतन का औसतन 8.6% अपने 401 रिटायरमेंट प्लान में निर्देशित कर दिया था। लेकिन 2002 में मिस्टर मार्केट के शेयर को कचरे के काले बैग से भरने के 3 वर्ष बाद औसतन भागीदारी दर में करीब 1/4 7% की गिरावट आ गई। शेयर जितने सस्ते होते गए, लोगों की उन्हें खरीदने की ललक उतनी ही कम होती गई, क्योंकि वे खुद सोचने की जगह मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है। इसकी बजाय आपको उनके साथ सौदा करना चाहिए, लेकिन केवल उस हद तक जहां तक आपका हित साधता हो। मिस्टर मार्केट का काम केवल आपको भाव बताना है। आपका काम ये फैसला लेना है कि इस पर कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। आपको उनके हिसाब से केवल इसलिए सौदा नहीं करना है क्योंकि वे लगातार ऐसा करने की गुहार लगा रहे हैं। मिस्टर मार्केट को अपना स्वामी मानने से इनकार करके आप उन्हें अपने सेवक में परिवर्तित कर लेंगे। आखिरकार जब वह मूल्य बिगाड़ते प्रतीत होते हैं तो वो दरअसल उनके कहीं और निर्माण भी कर रहे होते हैं। 1999 में अमेरिकी स्टॉक प्रदर्शन के सबसे बड़े पैमाने बिल्सा 5000 इंडेक्स में 23.8% का इजाफा हुआ, जिसका कारण टेक्नोलॉजी व टेलीकम्युनिकेशन के शेयर थे। लेकिन बिल्सा इंडेक्स के 7234 शेयरों में से 3743 का भाव नीचे चला गया, जबकि इसका औसत बढ़ रहा था। अगले अगस्त माह की एक दोपहर जब वो हाई टेक और टेलीकॉम स्टॉक शेयर रेस कार के हुड से भी ज्यादा गर्म थे, तब हजारों ओल्ड इकोनॉमी शेयर धूल फांकते हुए सस्ते से सस्ते हो जा रहे थे। इंटरनेट स्टार्टअप फर्मों के इनक्यूबेटर या होल्डिंग्स कंपनी CMGI के शेयर में 1999 में आश्चर्यजनक 939.9% का उछाल आया। इसी बीच वर्कशायर हैथवे के शेयर, वो होल्डिंग कंपनी जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे महान छात्र वारन बफेट ने कोका कोला, जिलेट और वाशिंगटन पोस्ट कंपनी जैसे ओल्ड इकोनॉमी के दिग्गजों को खरीदा था, 24.9% तक गिर गए थे। लेकिन तब, जैसा कि अक्सर होता है, बाजार में अचानक मोड़ परिवर्तन हुआ। चित्र 8-1 इसका नमूना है। किस तरह 1999 में अप्रिय रहने वाले 2000 से 2002 तक स्टार बने रहे। इन दो होल्डिंग्स कंपनियों में CMGI ने 2000 में 96%, 2001 में 70.9% तथा 2002 में और 39.8% का नुकसान उठाया, जो कुल मिलाकर 99.3% नुकसान था। 2000 में वर्कशायर हैथवे 26.6% और 2001 में 6.5% बढ़ा। तत्पश्चात 2002 में 3.8% हानि हुई, जिसमें कुल लाभ 30% रहा। क्या आप पेशेवरों को उन्हीं के खेल में हरा सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली सीख यह है कि जो निवेशक बाजार में अपनी होल्डिंग्स में अनुचित गिरावट से आपा खो बैठे या व्यर्थ चिंता करने लगे, तो वह अपने बुनियादी फायदे को विकृत कर इसे बुनियादी नुकसान में बदल रहा होता है। यहाँ ग्राहम के बुनियादी फायदा कहने का क्या मतलब है? उनका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्तिगत निवेशक को मिस्टर मार्केट का अनुसरण करने या ना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपको खुद अपने बारे में सोचने की सुविधा प्राप्त है। कुछ महीने बाद मार्च 10, 2000 को, यानी उस दिन जब नैस्डैक अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग पंडित जेम्स जे क्रैमर ने लिखा था, हाल के दिनों में उन्हें बार बार बर्कशायर हैथवे को शॉर्ट में बेचने का मन हुआ है। उसकी बाजी इस बात पर आधारित थी कि बफेट के स्टॉक में अभी और गिरावट आना बाकी है। भाषा में अश्लीलता एवं फुहड़ता का पुरजोर इस्तेमाल करते हुए क्रैमर ने कहा, वर्कशायर के शेयर टुकाई के लिए तैयार है। उसी दिन प्रूडेंशियल सिक्योरिटीज के बाजार रणनीतिकार राल्फ एकैम्प्रो ने पूछा, नॉरफॉक सदर्न या सिस्को सिस्टम, आप भविष्य में कहाँ रहना चाहते हैं? भविष्य में इंटरनेट सुपर हाईवे के महत्वपूर्ण माने जाने वाला सिस्को बीते समय के रेल रोड प्रणाली के हिस्से नॉरफॉक सदर्न से कहीं बेहतर प्रतीत हो जाता। सिस्को बीते समय के रेलरोड प्रणाली के हिस्से नॉरफॉक सदर्न में कहीं बेहतर प्रतीत हो रहा था। अगले एक वर्ष में नॉरफॉक सदर्न में 35% की बढ़त देखी गई, जबकि सिस्को में 20% की गिरावट आई। ये पूछे जाने पर अधिकांश व्यक्तिगत निवेशकों को सफल होने से क्या रोकता है, ग्राहम ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, असफलता का प्राथमिक कारण यह है कि वे इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं कि शेयर बाजार वर्तमान में क्या कर रहा है। बेंजामिन ग्राहम, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, नॉर्थर्न मिसूरी स्टेट यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में दिए गए व्याख्यान का प्रतिलेख है। हालांकि पारंपरिक धन प्रबंधक के पास मिस्टर मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऊंचा खरीदो, नीचे बेचो और बिना दिमाग लगाए उसके अस्थिर मार्ग पर चलते रहो।
यहाँ हम कुछ ऐसी बाधाओं पर बात करेंगे जिनसे म्यूचुअल फंड मैनेजरों और अन्य पेशेवर निवेशकों को निपटना पड़ता है। कई बिलियन डॉलर का प्रबंधन हाथ में होने के कारण उनका बड़े शेयरों की तरफ झुकाव होना लाजिमी है। केवल यही ऐसे हैं जिन्हें कई मिलियन डॉलर की मात्रा में खरीदा जा सकता है, जो उनका पोर्टफोलियो भरने के लिए आवश्यक है। इस तरह बहुत से फंड अंत में केवल कुछ ही ओवरप्राइज दिग्गजों की झोली में भर लेते हैं। दूसरा, बाजार बढ़ने के साथ ही निवेशकों में बाजार में और ज्यादा पैसा लगाने को रुख रहता है। प्रबंधन इस नए धन को उन और शेयरों को खरीदने में लगाते हैं जो उनके पास पहले से ही है, जिससे भाव और भी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तीसरा, बाजार गिरने पर यदि कुछ फंड निवेशक अपना धन वापस मांगता है तो प्रबंधक को धन जुटाने के लिए शेयरों को तुरंत बेचना होता है। उसी तरह जैसे चढ़ते बाजार में उन्हें मजबूरन अधिक भाव पर शेयरों को खरीदना पड़ता है, इस तरह शेयरों को फिर से सस्ते होने के कारण उन्हें मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती है। चौथा, अनेक पोर्टफोलियो मैनेजरों को बाजार को मात देने पर बोनस मिलता है, इसलिए वे अपने रिटर्न का उन्मादपूर्वक S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क पर आकलन कर लेते हैं। अगर कंपनी इंडेक्स में शामिल होती है तो बड़ी मात्रा में बलपूर्वक खरीद होने लगती है। अगर वे नहीं खरीदते और शेयर अच्छा प्रदर्शन करे तो प्रबंधक मूर्ख प्रतीत होगा। वहीं दूसरी ओर अगर उन्होंने इसे खरीदा और इनका प्रदर्शन खराब रहा तो उन्हें कोई दोष नहीं देगा। पांचवा, फंड प्रबंधकों से शीघ्र ही विशेषज्ञ हो जाने की उम्मीद की जाती है। जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य चिकित्सा से बाल रोग चिकित्सक और जेरियाट्रिक्स ओटोलॉरिंगोलॉजिस्ट अलग हैं, वैसे ही फंड मैनेजरों को भी केवल स्मॉल ग्रोथ स्टॉक या मिड साइज वैल्यू स्टॉक्स को ही खरीदना चाहिए या कुछ नहीं, लेकिन लार्ज ब्लेंड स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। अगर कंपनी बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो जाए या बहुत सस्ती हो जाए या कोई छोटी कंपनी बहुत महंगी हो जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन शब्दों का क्या मतलब है या इसका मतलब क्या होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से इन वर्गीकरणों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन निवेशक व्यवसाय के क्षेत्र में निजी तौर पर अधिकांश लोग इनका तिरस्कार उसी प्रकार करते हैं जैसा अमूमन उन तथाकथित चुटकुलों के साथ किया जाता है जो मजाकिया नहीं लगते। तो उस फंड को बेच देना पड़ता है, भले मैनेजर को वह स्टॉक कितना भी पसंद क्यों ना हो। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप वह ना कर सकें जो पेशेवर कर सकते हैं। आप जो नहीं कर सकते हैं वो है, भले ही वो सारे विशेषज्ञ यही कहें कि आप कर सकते हैं, कि आप पेशेवरों को खुद उनके खेल में मात दें। जब पेशेवर खुद भी अपने खेल को नहीं जीत सकते तो फिर आप उसे क्यों खेलना चाहते हैं। अगर आप उनके नियमों पर चलेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि अंत में आप भी मिस्टर मार्केट के उसी तरह गुलाम बन जाएंगे जैसे कि पेशेवर होते हैं। इसी जगह यह स्वीकार करके बुद्धिमानी से निवेश करना नियंत्रण योग को नियंत्रित करना है। इस पर आपका नियंत्रण नहीं है कि आपने जिन शेयरों या फंड को खरीदा है वे आज, अगले सप्ताह, इस महीने या इस वर्ष बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। थोड़े समय में आपके रिटर्न हमेशा ही मिस्टर मार्केट और उसकी सनक के बंधक बन जाएंगे, लेकिन आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ब्रोकरेज लागत कभी कभी धैर्यपूर्ण और सस्ते तरीके से ट्रेड करके आपकी स्वामित्व लागत अत्यधिक वार्षिक खर्च वाले म्यूचुअल फंड को खरीदने से इनकार करके आपकी उम्मीदें अपने रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने में कल्पना की जगह वास्तविकता का उपयोग करके आपका जोखिम शेयर बाजार में अपनी कुल अस्थियों में से कितना लगाना है इसका फैसला करके विविधीकरण और पुनः संतुलन करके आपका टैक्स बिल शेयरों को कम से कम 1 वर्ष और जब वो संभव हो तो कम से कम 5 वर्ष तक अपने पास रखकर, जिससे आपके पूंजीगत लाभदेयताएं कम रहें। और सबसे बढ़कर आपका अपना व्यवहार। अगर आप वित्तीय टीवी को सुनेंगे या अधिकांश बाजार स्तंभकारों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि निवेश एक खेल या युद्ध या शत्रुओं से भरे जंगल में बचे रहने के संघर्ष जैसा है, लेकिन निवेश का मतलब इस खेल में बाकी लोगों को मात देना नहीं है। ये अपने आप को, अपने खेल को नियंत्रित करना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए चुनौती ऐसे शेयरों की तलाशी नहीं है जो ज्यादातर ऊपर जाएं और नीचे बहुत कम जाएं, बल्कि अपने आप को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बनने से रोकना है कि आप अधिक भाव पर केवल इसलिए खरीद लें क्योंकि मिस्टर मार्केट ने कहा है खरीदो, और कम पर बेच दें क्योंकि सिर्फ मिस्टर मार्केट ने कहा है कि बेचो। अगर आपका निवेश क्षितिज दीर्घावधिक कम से कम 25 या 30 वर्षों का है तो यहाँ समझदारी से भरी केवल एक ही पद्धति है, हर माह स्वचालित ढंग से खरीदे और तब जब आपके पास अतिरिक्त धन हो। जीवन पर्यंत रखी रहने वाली होल्डिंग का सबसे अच्छा विकल्प स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। बेचे केवल तभी जब आपको नगद धन की जरूरत हो। मानसिक प्रोत्साहन के लिए आगे दिए गए इन्वेस्टमेंट ऑनर कॉन्ट्रैक्ट को निकालें।
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता का फैसला इस पर नहीं करना चाहिए कि कुछ अजनबी लोग क्या कर रहे हैं। आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा अगर डब्यूक या डलास या डेनवर में कोई S&P 500 को मात दे सका, लेकिन आपने किसी को क्रुद्ध के पत्थर पर नहीं लिखा होता कि बाजार ने मात दे दी। एक बार मैंने बोका रेटोन में कुछ रिटायर्ड लोगों का साक्षात्कार किया जो फ्लोरिडा के सबसे अमीर सेवानिवृत्त समुदाय में से एक था। मैंने उन लोगों से पूछा जिनमें मैं ज्यादातर अपने 7वें दशक में था, क्या उन्होंने अपने निवेश काल में बाजार को मात दी। कुछ ने हाँ कहा तो कुछ ने नहीं। ज्यादातर निश्चिंत नहीं थे। तब एक व्यक्ति ने कहा, उसकी किसे परवाह है, मैं बस ये जानता हूं मेरे निवेश से मेरे लिए इतना कमाया कि मैं बोका में रह सकूं। क्या इससे ज्यादा सटीक जवाब हो सकता है। आखिरकार निवेश का कुल कारण औसत से अधिक धन कमाना ही नहीं बल्कि इतना धन कमाना है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकें। अपने निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आपने बाजार को मात दी या नहीं, बल्कि यह है कि आपने कोई वित्तीय योजना या व्यवहारिक अनुशासन बनाया हो जो आपको यहाँ ले जा सके जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि किसी भी अन्य से पूर्व समापन रेखा पार को करना है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप इसे पार कर सकें, आपका धन और आपका दिमाग। तो फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना लुभावना क्यों लगता है। ज्ञात हुआ है कि हमारा दिमाग ही इस तरह बना हुआ है कि हम निवेश समस्याओं का सामना करें। मनुष्य पैटर्न तलाशने वाले प्राणी होते हैं। मनोवैज्ञानिक ने दर्शाया है कि अगर आप लोगों के सामने क्रम रहित संख्याएं रखें और उनसे कहें कि इनके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लग सकता, तो फिर भी वे अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद क्या आएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि पासे में अगली बार में 7 आएगा। बेसबॉल खिलाड़ी बेस हिट मारने वाला है। पावरबॉल लॉटरी में निश्चित ही 4, 27, 9, 16, 42, 10 आएगा और अगला प्रसिद्ध शेयर माइक्रोसॉफ्ट होगा। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी नए शोध ने दर्शाया है कि हमारा दिमाग इस तरह बना होता है कि आने वाले रूप को पहले ही भांप लेता है, चाहे उनका अस्तित्व ना हो। किसी घटना के 2 या 3 बार सिलसिलेवार घटित होने पर मनुष्य के दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहा जाने वाला हिस्सा स्वतः ही अनुमान लगा लेता है कि वो फिर होगा। अगर यह दोहराया जाता है तो डोपामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन स्वरित होता है और आपके दिमाग को मंद उत्साह से भर देता है। इस तरह यदि एक शेयर लगातार कुछ बार ऊपर जाता है तो आप इसे देखकर उम्मीद लगा लेते हैं कि ये फिर से होगा और आपके दिमाग की कीमिया बदलने लगती है क्योंकि शेयर बढ़ने लगता है। इससे आपको स्वाभाविक उत्साह मिलता है। आप प्रभावी रूप से अपने पूर्व अनुमानों से वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जब शेयर का भाव गिरता है तो ये वित्तीय हानि आपके एमिगडाल दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता को संसाधित करता है और प्रसिद्ध लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो सभी प्राणियों में एक समान है, को उत्तेजित करती है। जिस तरह फायर अलार्म सुनकर आप अपने दिल के धड़कनों को बढ़ने से नहीं रोक पाते, जिस तरह आप मार्ग में सांप मिलने पर अपने बचाव की सोचते हैं, वैसे ही शेयरों के भाव डूबने पर आप खुद को भयभीत होने से नहीं रोक सकते। बल्कि मेधावी मनोवैज्ञानिकों डैनियल कानेमन और आमोस ट्यूबेरस्की ने दर्शाया है कि वित्तीय हानि का दर्द इतने ही लाभ के आनंद के दोगुने से भी अधिक गंभीर होता है। किसी शेयर से $1000 कमाना अच्छा लगता है, लेकिन $1000 के नुकसान से होने वाला भावनात्मक वज्रपात दोगुने से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। धन हानि इतनी कष्टकारी होती है कि कुछ लोग और नुकसान होने से भयभीत होकर न्यूनतम पर बेच देते हैं और खरीदारी से इनकार कर देते हैं। इससे यह समझने से में मदद मिलेगी कि हम बाजार गिरने के आंकड़ों के आकार पर क्यों अटक जाते हैं और नुकसान को अनुपात में रखना क्यों भूल जाते हैं। अतः यदि कोई टीवी रिपोर्टर आतंकवाद करता है कि बाजार डूब रहा है, डाउ 100 बिंदु नीचे चला गया है, तो ज्यादातर लोग सहज ही घबरा जाते हैं। लेकिन डाउ के 8000 के मौजूदा स्तर पर यह गिरावट मात्र 1.2% की है। जरा सोचिए कितना हास्यास्पद लगता है। जिस दिन बाहर का तापमान 81 डिग्री हो और टीवी पर मौसम का हाल बताने वाला चिल्ला रहा हो, तापमान नीचे जा रहा है, ये गिरकर 81 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, वो भी 1.2% की गिरावट है। जब आप बाजार भाव को प्रतिशत में बदलकर देखना भूल जाते हैं तो मामूली बदलाव से घबरा जाना आसान होता है। अगर आपको आगे कई दशक तक निवेश करते रहना है तो वित्तीय खबर प्रसारण को देखने का एक बेहतर तरीका भी है और इस पुस्तक में आगे साइड बार पर भी देखें।
1990 के दशक के अंत में बहुत से लोग तब तक अंधेरा अनुभव करते थे जब तक दिन भर में कई बार अपने शेयरों के भाव नहीं देख लेते थे। लेकिन ग्राहम ने कहा है कि एक पारंपरिक निवेशक के लिए यही ठीक होगा कि उसके शेयर पर बाजार में बोली ना लगे, तभी वो दूसरे लोगों के फैसलों के कारण हुए मानसिक संताचाप से बच सकता है। उपयोगी खबर, शेयर गिर रहे हैं, ऐसे में बाजार की ताजा खबरें जानने के लिए आप टीवी ऑन करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपने सीएनबीसी या सीएनएन की जगह बेंजामिन ग्राहम फाइनेंशियल नेटवर्क लगाया होता तो क्या होता। बीजीएफएन के ऑडियो में बाजार बंद होने की अप्रिय घटना की ध्वनि सुनाई नहीं देती। वीडियो में ब्रोकरों को स्टॉक एक्सचेंज की जमीन पर कुपित चूहों की तरह जल्दी जल्दी दौड़ते नहीं दिखाया जाता। न ही बीजीएफएन पर निवेशकों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक टिकर के लाल तीर को देखकर सड़क किनारे की ठंडी पटरियों पर आहें भरते दिखाया जाता। इसकी जगह आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यद्वार दिखाया जाता, जिस पर लगे बड़े से बैनर पर लिखा होता सेल 50% छूट। शुरुआती संगीत बजने के साथ ही बैकमैन टर्नर ओवरड्राइव में आप उनके पुराने वान वर्नर के कुछ बार को सुनते हैं। आपको नहीं दिख रहा अभी भी, तभी एंकर प्रसन्नतापूर्वक घोषणा करता है आज शेयर एक बार फिर काफी आकर्षक हो गए, क्योंकि डाउ में हैवी वॉल्यूम पर 2.5% की एक और गिरावट आई। ये लगातार चौथे दिन हुआ और शेयर और सस्ते हुए हैं। टेक निवेशकों के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के भाव लगभग 5% तक गिरे हैं, जिससे वे और अधिक वहन करने योग्य हो गए हैं। यह पिछले वर्ष से अच्छी खबर है, जब शेयरों में 50% की गिरावट आई थी, जिससे ये उस बार्गेन स्तर पर आए हैं जैसा पहले कई वर्षों में नहीं देखा गया। और कुछ प्रमुख विश्लेषकों को आशा है कि आने वाले सप्ताह और माह में भाव और अधिक गिर सकते हैं। इसके बाद खबर में वॉल स्ट्रीट की फर्म केजम एंड स्किनर के बाजार रणनीतिकार इग्नाताज एंडरसन दिखाई देंगे, जो कहेंगे शेयरों को लेकर मेरा पूर्व अनुमान है कि ये जून तक और 15% गिर सकते हैं। मुझे सतर्क आशा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शेयर 25% या अधिक तक भी गिर सकते हैं। आशा करते हैं कि इग्नाताज एंडरसन सही साबित हो। एंकर प्रसन्नतापूर्वक कहता है शेयरों के भाव गिरना लंबे समय तक बने रहने वाले किसी भी निवेशक के लिए अच्छी खबर होगी। और अब बॉलीवुड की तरफ चलते हैं, जहां हम विशिष्ट एक्यूरेटर फोरकास्ट देखेंगे। अगर दिन में 1.24 पर शेयर पोर्टफोलियो का मूल्य चेक करने के बाद दिन में 1.37 पर पुनः इसे जांचने का उत्कंठा आप में जागे तो खुद से ये सवाल करें। पहला, क्या मैंने दिन में 1.24 पर रियल एस्टेट एजेंट को फोन करके अपने मकान का बाजार भाव पूछा? क्या मैंने दिन में 1.37 पर पुनः ऐसा किया? दूसरा, अगर किया भी होता तो क्या इससे भाव बदल जाता? अगर ऐसा होता तो क्या मैं फौरन अपना मकान बेच देता? तीसरा, अब अपने मकान का मिनट दर मिनट बाजार भाव जांचने या जानने से क्या मैं आगे इसके भाव को बढ़ने से रोक सकता हूं? इन सवालों का केवल एक ही संभावित जवाब हो सकता है, निश्चिंत ही नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो को भी इसी तरह देखना चाहिए। 10 या 20 या 30 वर्ष के निवेश नजरिए में मिस्टर मार्केट के दैनिक झूला झूल का कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति ने आने वाले कई वर्षों के लिए निवेश किया है, उसके लिए शेयर का भाव गिरना हर तरह से अच्छी खबर है, ना कि बुरी, क्योंकि इससे आप कम धन में अधिक खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। ये भी पूछे जाने लायक प्रश्न है कि यदि आपके घर की बाजार कीमत रोज अखबारों और टीवी पर बताई जाए तो क्या आप अपने घर में रहने का आनंद उठा पाएंगे? ये शेयर जितने ज्यादा गिरेंगे और उनके गिरने पर आप जितने स्थायित्व से इन्हें खरीदते रहेंगे, अंत में आप उत्साही धन बना सकेंगे। अगर आप अंत तक ऐसी स्थिरता से कर सकें, मंदी के बाजार से डरने की जगह आपको इसे अंगीकार करना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को तब भी किसी शेयर का म्यूचुअल फंड को अपने पास रखना चाहिए जब शेयर बाजार अगले 10 वर्ष तक इसके दैनिक भाव देना बंद कर दे। विरोधाभास यह है कि आप और ज्यादा नियंत्रित हो जाएंगे। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनिया डेमेसियो कहते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आप कितने अधिक अनियंत्रित हैं, लेकिन अपने ऊंचे पर खरीदने और नीचे पर बेचने की जैविक प्रवृत्ति को स्वीकार करके आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, पुनः संतुलन और निवेश अनुबंध इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अपने अधिकांश पोर्टफोलियो को अस्थायी रूप से स्वचालित मोड पर रखकर आप पूर्व अनुमानों की शर्त से लड़ सकते हैं, अपने दीर्घावधिक वित्तीय लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग को बता सकते हैं। मिस्टर मार्केट नींबू दे तो इसकी शिकंजी बनाएं। हालांकि ग्राहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बेचो
कर रहे हो। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यहाँ एक चीज समझनी होगी, मंदी के बाजार में बेचना तब मायने रखता है जब इससे टैक्स में अप्रत्याशित लाभ मिल सके। यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड आपको सामान्य आय में $3000 तक के नुकसान की क्षतिपूर्ति, मूल्य में होने वाला कोई भी नुकसान जिसे आप अपने शेयर को बेचकर पूरा कर सकते हैं, की अनुमति देता है। मान लीजिए आपने जनवरी 2000 में कोका कोला के 200 शेयर $60 प्रति शेयर पर खरीदे, जो $12000 का निवेश हुआ। 2002 के अंत तक शेयर का भाव गिरकर $44 प्रति शेयर या आपके लॉट में 8800 रह गया। यह 3200 का नुकसान है। कोलंबिया और हार्वर्ड के एक मनोवैज्ञानिक पॉल एंडरसन ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में प्रयोगों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला में दिखाया था कि अपने स्टॉक का लगातार समाचार अपडेट लेते रहने वाले निवेशक ने कोई खबर न लेने वाले निवेशकों के मुकाबले आधा रिटर्न ही अर्जित किया। जेसन जॉइन, यहां आप कह सकते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपने नुकसान को लेकर पिनपिनाते रहें या इसे कालीन के नीचे खिसका कर इसके ना होने का दिखावा करें, या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 2002 के समाप्त होने के पूर्व आप अपने कोक के सभी शेयर बेच देते हैं, जिसमें आपको $3200 का नुकसान होता है। तत्पश्चात IRS के नियम को मानते हुए आप 31 दिन प्रतीक्षा करने के बाद आप फिर से कोक के 200 शेयर खरीद लेते हैं। परिणाम, आप 2002 में अपनी कार्ययोग आय में 3000 घटा सकते हैं और आप शेष 200 को अपने 2003 की आय में बराबर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके पास अभी भी उस कंपनी में हिस्सेदारी है जिसके भविष्य पर आपको भरोसा है, लेकिन इस बार आपने इसे उस भाव में से 1/3 कम पर खरीदा है जितने पर पहली बार खरीदा था। यदि अंकल सैम आपके नुकसान पर सब्सिडी दे रहे हैं तो बेचकर नुकसान पाटना ठीक ही है। अगर अंकल सैम तुलनात्मक रूप से मिस्टर मार्केट को तार्किक दिखा रहे हैं तो हम शिकायत करने वाले कौन होते हैं। ये उदाहरण मानकर चलता है कि एक निवेशक को 2002 में कोई पूंजीगत लाभ नहीं हुआ था, उसके कोक से मिले लाभांश का भी पुनर्निवेश नहीं किया था। कर विनिमय को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका आसानी से कुप्रबंधन हो सकता है। यहां पर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।